हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रीजनल एस्पिरेशन, है ना। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो हमारे वहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना। और इस डाइवर्सिटी में सबको ये लग रहा था कि जो हमारे लीडर्स हैं वो लोग नॉर्थ इंडिया को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं। किसको प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं? नॉर्थ इंडिया को, उत्तर भारत को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अगर आप इंडिया के एक थोड़ा सा ऐसे सिनॉप्सिस बना के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वाले क्षेत्र के लोग, साउथ इंडिया के लोग और ये हमारे पूर्वोत्तर भारत के लोग, है ना, ईस्टर्न इंडिया के लोग, ये लोग सोच रहे थे कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इन्हीं की भाषाओं को, इन्हीं की लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज किया जा रहा है। सबकी अपनी अपने क्या थे? सबके अपने अपने एस्पिरेशंस थे, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी। इसीलिए आपका इस चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशन, क्षेत्रीय इच्छाएं, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, आप जो भी बोल लीजिए। तो हम धीरे धीरे इन सभी लोगों के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। इंट्रोडक्शन में, है ना, नेशन बिल्डिंग, हम समझेंगे कि किस तरह अखंड भारत का निर्माण हुआ। आज़ादी के पहले हमारे बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो भारत में विलय, भारत में एक्सेशन नहीं करना चाहते, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, कई सारे ऐसे राज्य थे। तो किस तरह से उनको मिलाया गया, इसका एक शॉर्ट में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिटेल में आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, है ना। फिर हम देखेंगे लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं क्या थी, लोग किस शर्त पे भारत में मिलना चाहते थे, ऐसा क्या कंडीशन रहा कि गवर्नमेंट का भी ध्यान कुछ क्षेत्रों पे नहीं गया और वहाँ पे मूवमेंट चालू हो गया। फिर हम देखेंगे डिकेड ऑफ 1980s, 1980 के दशक में क्या हुआ, है ना। तो ये पूरा का पूरा ये जो इंट्रोडक्शन है नॉर्मली चैप्टर पढ़ेंगे। एक बात जान लीजिएगा, ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जब भी इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँ पंजाब के बारे में, है ना, तो उसको आप बहुत सीरियस लीजिएगा। पंजाब का मैटर आएगा, जम्मू और कश्मीर का मैटर जो है इसमें आएगा, ठीक है ना। फिर आप असम के बारे में जो भी मैं पढ़ाऊँ उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। मेघालय के बारे में, मेघालय के बारे में। फिर द्रविड़ इंडिया, द्रविड़ इंडिया मीन्स व्हाट? द्रविड़ इंडिया मीन्स दक्षिण भारत, द्रविड़ इंडिया मीन्स इस वाले क्षेत्र को, रीजन को हम क्या बोलते हैं? द्रविड़ इंडिया बोलते हैं। तो ये बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन पूछता है और पूरा डिटेल में क्वेश्चन पूछता है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है ना। यहीं पे आप क्वेश्चन बोलिएगा, क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे और 10-20 क्वेश्चन को डिस्कस करते करते आपको अंदाजा लग जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। इंडिया का अप्रोच देखेंगे, एरियाज ऑफ टेंशन, कौन कौन से एरिया में टेंशन हुआ, अभी जम्मू कश्मीर के बारे में अभी बताया हूँ। पंजाब के बारे में देखेंगे, एकोमोडेशन ऑफ नेशन इंटीग्रेशन देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम देखेंगे। चलिए, रीजन एंड नेशन, रीजन एंड नेशन, द डिकेड ऑफ 1980s, अ पीरियड ऑफ राइजिंग रीजनल एस्पिरेशन फॉर ऑटोनॉमी often outside the framework of the Indian Constitution। कई सारे हमारे क्षेत्र ऐसे थे, कई सारे हमारे रीजन ऐसे थे जो ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। ऑटोनॉमी मतलब इनको कुछ जाते ही विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस दिए जाए। जैसे जम्मू कश्मीर में आप पीछे देखे होंगे आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 35A था, ये इनको स्पेशल अधिकार के रूप में दिया गया था। ये इसी आर्टिकल की वजह से अपनी शर्तों के हिसाब से ही भारत में अपना विलय किए थे, भारत में एक्सेशन किए थे। द मूवमेंट वर फॉलोड बाय आर्म्ड असर्शन बाय पीपल, देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय गवर्नमेंट, कोलैप्स द पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। ये एक ऐसी एस्पिरेशन थे जिसमें लोगों ने हथियार का भी इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये चले गए थे, जिससे पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? कोलैप्स हो जाता है। मूवमेंट फॉर रीजनल एस्पिरेशन, क्या क्या मूवमेंट में? दीज स्ट्रगल वर लॉन्ग ड्रॉन एंड कंक्लूडेड इन नेगोशिएटेड सेटलमेंट और अकॉर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ग्रुप लीडिंग द मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी। ये झगड़े किनके बीच थे?
केंद्र सरकार के और उन ग्रुप्स के बीच थे जो रीजनल एस्पिरेशन के लिए अपनी कुछ अधिक महत्वाकांक्षाओं को मानने के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। इन लीडरों का समर्थन कौन कर रहा था? वहाँ की जनता, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के हमारे क्षेत्र हो। द अकॉर्ड वन reached after process of dialogue that aimed to settle contentious issues within the constitutional framework, yet the journey to the accord was always tumultuous and often violent. जितनी भी चीजें हो रही थी ये काफी क्या हो रही थी? ट्यूमुलियस हो रही थी, काफी वायलेंस हो रहा था यहाँ पे, है ना। लोग सरकार से अपनी बातें तो करते थे, जैसे मान लो जम्मू कश्मीरी है, अब जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों का मानना था कि उनको पाकिस्तान की ओर हो जाना चाहिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा यही अप्रोच रहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर राजा हरि सिंह शुरुआती दौर में ही भारत में विलय कर लिए होते तो आज जो पीओके है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता। इंडियन अप्रोच, भारत का अप्रोच देखते हैं। एज अ नेशन इट्स अप्रोच टू डाइवर्सिटी, द इंडियन नेशन शैल नॉट डिनाई द राइट ऑफ डिफरेंट रीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप को अंडरलाइन करिएगा, टू रिटेन देयर ओन कल्चर एंड लिव अ यूनाइटेड सोशल लाइफ विदाउट लूजिंग द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द न्यूमरस कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट टू इट, है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट का एक ही अप्रोच रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले एक्सेप्ट किसको किया, ये समझिए। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किसको किया? डाइवर्सिटी को किया, डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विविधता, है ना, विविधता। एक ही देश में अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग, है ना, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग भाषा के लोग। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब भाषाई आधार पे लोगों का रहन सहन अलग था। अगर आप उत्तर भारत में हैं, हमारे ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन का सेम कानून चल रहा है जो साउथ इंडिया के लोगों में कानून चल रहा है। क्या किसी क्राइम के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, क्या वो हमारा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से अलग है? क्या आर्टिकल 14 सिर्फ हमको ही मिला है? आर्टिकल 19 सिर्फ हमको ही मिला है और लोगों को नहीं मिला है? सबको सेम मिला हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये क्या दिखा रहा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? विविधता में एकता, है ना। हम विविध होने के साथ साथ क्या हैं? एक हैं। भले ही हम अलग हैं लेकिन हम फिर भी एक है। हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ही अप्रोच लेके चला। आप किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या क्षेत्र के हो, आप भी भारत के अभिन्न हिस्सा है, भारत के निवासी हैं, आप भी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप भी अपने कल्चर को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियन अप्रोच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन adaptation in many European countries where they saw cultural diversity as a threat to the nation. भारत में भी वही स्थिति थी। जो और भी यूरोपियन देशों को देखोगे आप तो वहाँ भी कल्चरल डाइवर्सिटी रही है, लेकिन वो उनके देश के लिए एक थ्रेट रहा है, एक भय रहा है। जैसे अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में देखेंगे हिटलर के टाइम पे वहाँ पे यहूदियों यानी ज्यूस की संख्या भी ज़्यादा थे, पोलिश लोग भी ज़्यादा थे, जर्मन लोग भी थे, अलग अलग लोग थे लोग, लेकिन आपस में भी उन लोगों में झगड़े वगैरह होते रहते थे। आज भी देख लीजिए यूरोप के देशों में ऐसी चीज़ें, एथनिक जो लड़ाइयाँ हैं वो होती रहती हैं। पर भारत में उसमें कुछ हिसाब से भारत में तो फिर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है ना। आप कहीं जाइए, आप किसी कंपनी में चले जाइए, वहाँ पे आपको साउथ इंडिया के लोग, अभी आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो पिछले डीएम थे वो साउथ इंडिया से थे। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। डाइवर्सिटी आप लोग समझ गए। India adopted a democratic approach to the question of diversity, allow the political expression of regional aspirations and does not look upon them as anti-national. भारत ने पॉलिटिक्स में भी सबको एक समान जो है स्थान दिया, किसी को भी एंटी नेशनल दिखाने की कोशिश नहीं की।
इंडियन गवर्नमेंट ने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। आज आप लोकसभा में चले जाइए, लोकसभा में आपको हर राज्य के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेंगे। रीजनल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स विल रिसीव एडिक्वेट अटेंशन एंड एकोमोडेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, है ना। काफी, अब देखो एक तरह का कानून भारत में कैसे, एक तरह की पॉलिसी कैसे लागू हो जाती है, क्योंकि हमारे लोकसभा में हर क्षेत्र के लोग रहते हैं, हर रीजन के लोग रहते हैं, और ये लोग आपस में समन्वय बनाकर पूरा डेलिब्रेशन होता है लोकसभा में, बातचीत होती है, किसी भी मुद्दे को लेकर बहस होता है, लोगों के हितों के बारे में सोचा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ इंडिया के लोग ही केवल बैठे हैं, जिनका मध्य नजर केवल नॉर्थ इंडिया की ओर होगा, दक्षिण भारत के भी लोग हैं, तो सबके हितों की बात होती है, जिससे एक कानून पूरे भारत में होना संभव हो सकता है। आप ये जानकर ताज्जुब मानेंगे, जब हमारे भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो दुनिया के कई देशों ने मजाक उड़ा रखा था कि ये भारत जो कह रहा है वो देश का 8वां अजूबा होगा। अगर भारत जैसे देश में अगर संविधान लागू कर दिया जाए तो इतनी डाइवर्सिटी भरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है एक तरह का, अगर वो लागू हो जाए तो क्या होगा, 8वां अजूबा होगा। लेकिन हम भारतीयों ने इस चीज को कर दिखाया। हम देखेंगे that want to respect diversity while trying to forge and retain unit have to face problem over the issue of power and region, their right and their separate existence. Sometimes the concern for national unity may overshadow the regional needs and aspirations. At the other time, concern for the region alone may blind us to larger need of the nation. देखो कभी-कभी सरकारों से या लोगों से ये गलतियां हो जाती हैं कि अगर देखो, अगर हम ध्यान दें तो इंडियन गवर्नमेंट शुरू से ही नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई है ना। जैसे मैं ये मैप अगर बनाता हूँ नॉर्थ ईस्ट का, तो आप ध्यान दीजिएगा, हमको अगर आसाम में जाना है तो हमारे पास ये बहुत पतला रास्ता मिलता है, लगभग 22 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये वाला एरिया तो काफी बड़ा है, पर इस एरिया में नॉर्थ इंडिया से इसमें आने का जो रास्ता है काफी नैरो है, काफी संकीर्ण रास्ता है। तो हमारा ध्यान जाता है, यहाँ पे जाता नहीं है, सारा डेवलपमेंट हम इधर ही कर डालते हैं, लेकिन इस साइड में हमारा कोई डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं हुआ, और इसीलिए ये लोग क्या हो गए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए, और मैक्सिमम लोग नक्सलाइट हो गए। ये लोग, इन लोगों को भी समर्थन मिला, पाकिस्तान का समर्थन मिला, चाइना का समर्थन मिला, और इन लोगों ने हथियार उठा लिया, है ना। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम देखेंगे, और आगे पढ़ेंगे हम जम्मू कश्मीर का, तो पूरा ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब एरिया ऑफ टेंशन क्या था, कहाँ कहाँ हमें टेंशन देखने को मिला था। पार्टीशन, है ना, सबसे पहले हमारा पार्टीशन हो गया, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, है ना, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट हुआ, कई सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह गए। कुछ लोग भारत में थे तो उनके एक भाई पाकिस्तान में चले गए और एक भाई इंडिया में ही रह गए। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, है ना, हमने कई सारे प्रिंसली स्टेट को क्या किया, भारत में मिलाया। जब अंग्रेज भारत से गए तो अंग्रेजों ने कहा कि हम जिन जिन क्षेत्रों पे राज कर किए हैं, जिन जिन क्षेत्रों पे आक्रमण किए हैं, हम भारत को केवल वही क्षेत्र दे सकते हैं, बाकी जो राजा महाराजा के क्षेत्र हैं वो तो उनकी इच्छा पे छोड़ते हैं। अगर उनकी इच्छा हो तो वो भारत में एक्सेशन, भारत में विलय कर सकते हैं, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो अपना स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, किस तरह सभी स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, मिलाया गया। Many observers both within the country and from outside have predicted that India as one unified country cannot last long. These traditions were followed by issue in multiple regions of the country. कई लोगों का ये सोचना था कि भारत बहुत लंबे समय तक रीऑर्गेनाइज होके नहीं चल पाएगा। जैसे कुछ हम इशू देखेंगे, इशू हमारा जम्मू कश्मीर में हुआ था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हुआ था, और द्रविडियन मूवमेंट हुआ था साउथ में। द्रविडियन का मतलब दक्षिण भारत, है ना। तो ये सारी दिक्कतों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। This demand separation was followed by many mass agitation in many parts of the formation in linguistic state. Today, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Gujarat were among the regions affected by these agitation. आज के समय में जो आप आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, कर्नाटका देख रहे हैं, महाराष्ट्र देख रहे हैं, गुजरात देख रहे हैं, इन सभी ने कहीं ना कहीं मूवमेंट कर लिया था।
तमिलनाडु देयर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मेकिंग हिंदी द ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तमिलनाडु ने एक बात पे बहुत विरोध किया कि तमिलनाडु को जब ये हुआ कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या बनाया जाए। पहले बात तो एक जान लीजिए, एक बात तो आप जान लीजिए, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। तो तमिलनाडु को ये लगता था कि कहीं ना कहीं हिंदी का जो इम्पोजन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पे। जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नेता हैं, चाहे नेहरू जी हो चाहे कोई भी हो, ये लोग चाहते हैं कि हिंदी को ही प्राथमिकता दी जाए। तो तमिलनाडु ने हिंदी को लेकर काफ़ी विवाद कर दिया था। इन नॉर्थ इंडिया देयर वर स्ट्रॉन्ग प्रो हिंदी एजुकेशन डिमांडिंग दैट हिंदी बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन वहीं उसी समय नॉर्थ इंडिया वाले क्या कर रहे थे, हिंदी को इम्पोज करना चाहते थे कि हिंदी क्या रहे, उनकी नेशनल लैंग्वेज रहे। From the late 1950s, people speaking the Punjabi language started agitating for the separate state for themselves. अब उसके बाद पंजाब में देखो क्या हुआ, पंजाब में जो लोग पंजाबी बोल रहे थे ना, इन लोगों को सिखों को लेकर एक अलग ही राज्य चाहिए था। एक पंजाबी राज्य इन लोगों को चाहिए था कि मतलब उसमें केवल कौन रहे, केवल सिख लोग रहे, सिख समुदाय के लोग रहे। और वहीं पे भी अलग देश की मांग भी होने लगी, है ना। तो ये सारे चैलेंजेस हमको अपने देश में देखने को मिले। Yet, this did not lead to the resolution of all problems, and for all time, in some regions like Kashmir, Nagaland, and the challenge was so complex that it could not be resolved in the first phase of the nation building. Besides, new challenges come up states like Punjab, Assam, and Mizoram. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने तो काफी कोशिश की थी राज्यों को मिलाने की, पर उस समय सभी राज्य मिल तो गए, लेकिन ये सारी समस्याएं बाद में आने लगी। जब हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा या फिर बन के लागू हो गया, तो ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली। अब हम देखेंगे पहला क्या, जम्मू कश्मीर का इशू, कि जम्मू कश्मीर में क्या इशूज चल रहे थे। कश्मीर में कहाँ पे, कश्मीर के वैली के रीजन में, जहाँ पे लोगों की संख्या थी, जहाँ पे भीड़ भड़ाका था। Earlier, Jammu and Kashmir had special status under Article 370 of the Indian Constitution. जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल आर्टिकल मिला हुआ था 370, जो इस समय हटा दिया गया है। In spite of it, Jammu and Kashmir experienced violence, cross-border terrorism, and political instability within the internal and external ramification. है ना। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर को लेकर काफ़ी दिक्कतें चल रही थी, है ना। बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था जम्मू कश्मीर को लेकर। वहाँ के कुछ लोग पाकिस्तानियों से प्रभावित थे। जैसे आप ये देख लीजिए थोड़ा सा ये मैप में, है ना, अगर थोड़ा सा मैप पे ध्यान देंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला ऐसे, ये वाला, ये मैं डैश कर दे रहा हूँ, ये पीओके का क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये हमारा जम्मू और कश्मीर है। यहाँ के लोग कहीं ना कहीं यहाँ से प्रभावित हो जा रहे थे। पाकिस्तान की आर्मी अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी इधर से करा रही थी, काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। दुनिया भर के पथराव, एंटी इंडिया मूवमेंट इस क्षेत्र में भी चलाए जा रहे थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस चीज को हम कैसे शांत करें। इट वॉज ऑलवेज सीन एज अ मेजर इशू between India and Pakistan. Earlier, Jammu and Kashmir had a special status under Article 70 of the Indian Constitution. In spite of it, Jammu and Kashmir experienced violence, cross-border terrorism, and political instability with internal and external ramification. हालांकि जम्मू कश्मीर को हमने स्पेशल स्टेटस दिया था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पाकिस्तान एक कारण बना रहा कि भारत में भी इस तरह के दंगे बने रहे। देखिए किस तरह से युवाओं ने यहाँ पे मास्क वगैरह लगा के पथराव वगैरह लोग कर रहे थे। ये वो समय था, आंसू गैस वगैरह हमारी आर्मी पे डायरेक्ट फेंक दिया जा रहा था। जम्मू कश्मीर का अब मैटर समझा जाए। कश्मीर वैली पीपुल आर कश्मीरी स्पीकिंग एंड मोस्टली मुस्लिम विथ स्मॉल कश्मीर स्पीकिंग हिंदू मेजॉरिटी। सबसे ज्यादा कश्मीर में कौन थे, मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग थे, हिंदू मेजॉरिटी काफी कम थी कश्मीर के घाटियों में। जम्मू रीजन में क्या था, जम्मू रीजन इज अ मिक्स ऑफ फुट हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम एंड सिख एंड स्पीकर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेज। जम्मू में खैर कई तरह के लोग, कई भाषाओं के बोलने वाले थे। जम्मू हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे,
सिख समुदाय के लोग थे। लद्दाख एक ऐसा रीजन था जो काफी माउंटेन से घिरा हुआ था, हैज वेरी बहुत ही कम जनसंख्या थी वहाँ की, और मैक्सिमम वहाँ पे कौन थे, बुद्धिस्ट थे और मुस्लिम थे। आप मैप में भी दे सकते हैं जम्मू और कश्मीर को, है ना। ये आपका जम्मू कश्मीर का रीजन, जो ये वाला एरिया मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बना नहीं हुआ है, ये ऐसे वाला एरिया क्या है, पीओके है। ये क्या है, पीओके। पाकिस्तान ने इसको ऑक्युपाई कर लिया है। कैसे ऑक्युपाई किया ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बता दिया। आगे, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, जड़ क्या थी इस प्रॉब्लम की, है ना, क्या समस्या थी जम्मू कश्मीर में कि ये सारी चीजें होने लगी। पहला, वहां का बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज प्रिंसली स्टेट। 1947 के पहले जम्मू कश्मीर क्या था, प्रिंसली स्टेट था, राजा महाराजाओं का शासन था। सबसे पहले रूलर को देखते हैं, रूलर कौन थे, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह did not want to merge either with India or Pakistan but to have an independent status for this state। महाराजा हरि सिंह न तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और न ही इंडिया में मिलना चाहते थे, वो एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट राज्य बनकर रहना चाहते थे। पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान लीडर थॉट दैट कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान सिंस द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज मुस्लिम। अब पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि कश्मीर किसका है, मुसलमानों का है ना, मैक्सिमम संख्या यहाँ किसकी है, मुसलमानों की है, तो कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए। अब कश्मीर को देखो, दे थॉट ऑफ देमसेल्फ कश्मीरीज एवं और ये अपने आप को क्या समझ रहे थे, एक अलग ही ड्रामा इन लोगों का चल रहा था। आइए यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, है ना। द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा बात देखो, सबसे बड़ा लीडर कश्मीर में किसके द्वारा चला गया, शेख अब्दुल्ला के द्वारा। और आप ये जानकर ताज्जुब होंगे, शेख अब्दुल्ला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीरी पंडित थे, है ना, ये बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और ये किसके नेता थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। वांटेड टू गेट रीड ऑफ महाराजा बट वाज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान। ये कहीं ना कहीं महाराजा से के विचारों से मिलते रहते थे, लेकिन ये पाकिस्तान का शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते थे। द नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज अ सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द कांग्रेस। ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, कांग्रेस से इसका बहुत ही अच्छा संबंध था। किसका, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसके लीडर कौन है, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला वाज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ some of the leading nationalist leader including नेहरू। शेख अब्दुल्ला बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर का, बहुत सारे नेशनल लीडर जो हमारे थे उनके अच्छे मित्र थे। उसमें एक मित्र कौन शामिल है, नेहरू जी भी शामिल है। प्रॉब्लम क्या आई, ध्यान से देखते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। प्रॉब्लम को अच्छे से समझने से पहले एक बार आप लोग ये पीछे का रिवाइज कर लीजिए, तुरंत 2 मिनट के अंदर आप लोग रिवाइज करिए। प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कश्मीर को लेकर क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या दिक्कतें हुई। देखते हैं, इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान से ट्राइबल इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम द साइड टू कैप्चर कश्मीर, महाराजा आस्क्ड फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, जब पार्टीशन हो गया था तो इस वाले रीजन में पाकिस्तान यहाँ पे मिलिट्री इंसर्जेंसी चालू कर दिया कि किसी तरह जाके कश्मीर के एरिया को कब्जा कर लो। अब महाराजा हरि सिंह के शासन में ये पूरा का पूरा रीजन था। महाराजा हरि सिंह पहले तो वल्लभ भाई पटेल से भारत में एक्सेशन करने के लिए मना कर दिए थे। बाद में महाराजा हरि सिंह भी पाकिस्तान से निपटारा नहीं कर पाए, वहां की आर्मी एकदम आगे तक आती चली गई, पाकिस्तान की पूरी आर्मी चारों ओर से आगे की ओर आने लगी। अब हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी कि हमारी मदद करो, और जब तक इंडियन आर्मी यहाँ पे जाती है तब तक पाकिस्तानी लोग पूरा यहाँ तक घुस जाते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, सॉरी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अरे ये कश्मीर का रीजन है ना, ऑक्युपाई किसने किया है, पाकिस्तान ने तो किया है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ देखते हैं इंडिया। अब देखो एक बात ध्यान से समझना, अगर महाराजा हरि सिंह पहले मान गए होते तो यहाँ पे
पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं जा पाती। हरी सिंह को मौका दिया गया था कि आप भारत में मिल जाइए, पर वो मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं उनको क्या था। इंडिया एक्सटेंडेड द मिलिट्री सपोर्ट एंड ड्रॉप बैक द infiltration from the Kashmir Valley, but only after Maharaja had signed instrument of accession with the government of India. ये most important है, आप अंडरलाइन कर लेंगे। इंडिया ने भी महाराजा हरि सिंह से कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, पर एक शर्त पे करेंगे, जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लेंगे। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या लिखा हुआ था कि मैं भारत का क्या हूं, अभिन्न अंग हूं, मैं भारत के हर एक शर्तों को मानने को तैयार हूं। तो वही राजा हरि सिंह ने कहा कि हमें आप कुछ प्रिविलेजेस दे दीजिए, जैसे आर्टिकल 370, 35 है, भारत सरकार ने दे दिया उस दौर में, और कश्मीर को अपने में विलय करा लिया और भारत की आर्मी गई और पाकिस्तानियों को रोक दी। However, as Pakistan continued to control seizable part of the state, the issue was taken to the Union Nation Organization, which in its resolution dated 21 April 1948 recommended a 3-step process to resolve the issue. भारत इस चीज को लेकर यूएनओ में भी चला गया था, है ना, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज बताए गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बताए गए थे, वो क्या क्या है। फर्स्टली, पाकिस्तान हैड टू विथड्रॉ इट्स इंटायर nationalities who enter into कश्मीर। पहला क्या कहा गया, स्टेप क्या दिया गया, यूएन ने क्या रिजॉल्व किया वहां पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, कि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीयता को खत्म करेगा। जो लोग कश्मीर में इंटर किए हैं वो पाकिस्तानी राष्ट्रीयता को लेकर कश्मीर में नहीं रहेंगे। दूसरा, इंडिया नीडेड टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इट्स फोर्सेस सो एज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। भारत भी क्या करेगा, अपनी जो फोर्स कश्मीर में घुसी हुई है उसको भी थोड़ा सा पीछे करेगा ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। तीसरा, प्लेबिस्टिसाइड, अच्छा इस वाले शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए। प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह, है ना, लोगों की इच्छा, लोगों से ही पूछकर। प्लेबिसाइड वाज टू बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर। एक प्लेबिसाइड कंडक्ट किया जाएगा जो बिल्कुल फ्री होगा और पार्शियलिटी उसमें नहीं होगी, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। जनता का जहां जाने की इच्छा होगी वो या तो पाकिस्तान की तरफ जाए या फिर इंडिया की तरफ आए। However, no progress could be achieved under the resolution. In the meanwhile, Sheikh Abdullah took over as the Prime Minister of the state. अच्छा एक बात ध्यान देना, उस समय स्टेट का क्या हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं। बाद में देखो, जैसे भारत में भी प्राइम मिनिस्टर था और वहां भी प्राइम मिनिस्टर था, बाद में इसको क्या किया गया, चीफ मिनिस्टर। ये चीज एमसीक्यू में पूछता है, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ J&K इन मार्च 1948, 1948 में शेख अब्दुल्ला क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। किसके, जम्मू कश्मीर के, है ना। अब चीफ मिनिस्टर वाला प्रोसेस तो 1952 से शुरू हुआ, जब भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है ना। अभी ये क्या बने, प्राइम मिनिस्टर। While India agreed to grant provisional autonomy under the Article 370, the head of the government in the state was then called Prime Minister। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत सरकार ने भी शेख अब्दुल्ला को क्या दिया है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी इस आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल 370 में। और उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ स्टेट क्या कहलाता था, प्राइम मिनिस्टर। अब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेंगे। अभी तो मैं बहुत सारी चीजें बता दिया हूँ। एक सेकुलर नेता थे, हिंदू मुस्लिम को लेकर काफी इनका वो नहीं था, है ना। एक लीडर भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर रह गए हैं आज़ादी के बाद, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ये कई बार ये जेल भी गए, निकाले भी गए, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना, इंदिरा गांधी के साथ मिलकर। मैं क्या बोला हूँ, 1952 के बाद चीफ मिनिस्टर का टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए, एक्सटर्नल डिस्प्यूट क्या था और इंटरनल। एक्सटर्नल डिस्प्यूट जम्मू कश्मीर में क्या था, इंडिया पाकिस्तान को लेकर, और इंटरनल डिस्प्यूट क्या था, जो स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है इन लोगों को 370 और 35A के तहत, ये क्या था, इंटरनल डिस्प्यूट था, है ना। अन्य राज्य के लोग वहां जाते थे, उनको मार के भगा दिया, मतलब बहुत ज्यादा दंगा हो रहा था। इस चीज को लेके भारत सरकार ने क्या कदम उठाए होंगे, यहाँ देखते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। External dispute. Pakistan has always claimed that Kashmir Valley should be part of Pakistan.
पाकिस्तान का ये हमेशा क्लेम रहा कि कश्मीर की जो वादियां हैं, जो कश्मीर वैली है, कश्मीर की जो घाटी है, वो किसकी पार्ट रहेगी? पाकिस्तान की पार्ट रहेगी। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अ ट्राइबल इन्वेजन ऑफ स्टेट इन 1947। कई सारे वहां पे आतंकवादी गतिविधि जो है पाकिस्तान कर रहा था। इंडिया ने इलीगल, पाकिस्तान का कहना क्या था? इंडिया क्या कर रहा है? इलीगल ऑक्यूपेशन भारत पे कर रहा है। पाकिस्तान क्या चाहता था? आजाद कश्मीर। उसका मुद्दा क्या था? कश्मीर को आजाद करो। एवरी सिंस 1947 कश्मीर हैज रिमेन्ड अ मेजर इशूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आजादी के बाद भी, आज भी देखो इतने साल हो गए, आज भी ये कश्मीर का इशू चला आता है, पर आज कुछ हद तक कम है, पहले ये बहुत ज्यादा था। अब देखते हैं हम लोग, ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन कारगिल से टच होते हुए निकलती है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन के उधर तक ही पाकिस्तानी आर्मी आ पाई थी यहाँ पर, और ये क्या है? पीओके का रीजन है, और ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब हमारा 1962 में जो चाइना का युद्ध हुआ था, यहाँ पे चाइना ने हमारे अक्साई चीन को अपने कब्जे में कर लिया, और ठीक उसके बगल में ये हमारा सियाचिन है ना, जो अभी हमारे पास है। आगे देखते हैं इंटरनल डिस्प्यूट। आप समझ रहे होंगे क्या था इंटरनल डिस्प्यूट, है ना? स्पेशल स्टेटस को लेकर इंटरनल डिस्प्यूट हमारे में चल रहा था। पीपल आउटसाइड जेल, मतलब जो जम्मू कश्मीर के नहीं थे, उनका क्या था? बिलीव दैट द स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 360 डिड नॉट अलाउ फुल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। आउटसाइडर सोचते थे कि अगर आपने 370 कश्मीरियों को दे दिया है तो उनका तो भारत में पूरी तरह से विलय ही नहीं हुआ है। जैसे आप मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो मैं कहूं कि मैं आपके घर में रहूंगा तभी आपके परिवार सदस्य रहूंगा, मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा मैं किसी और परिवार का सदस्य हो जाऊंगा, तो मैं पूरी तरह से विलय थोड़ी नहीं किया हूं आपके परिवार में। तो बाहरियों का जो सोचना था वो बिल्कुल सही था। दूसरा, दिस सेक्शन फेल्ड दैट आर्टिकल 370 बी रिवोक्ड एंड J&K बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा, आउटसाइडरों का ये मानना था, आउटसाइडर मतलब जो जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्य के लोग थे, कि 360 को किसी तरह आपको बंद करना चाहिए, इस आर्टिकल को खत्म करना चाहिए, और जम्मू कश्मीर को भी बिल्कुल उसी तरह देखा जाना चाहिए जैसे हम अन्य राज्यों को देखते हैं, तभी तो इक्वालिटी की भावनाओं को आगे हम बढ़ा सकेंगे। अब जो जम्मू कश्मीर के लोग थे वो क्या सोचते थे? मोस्टली कश्मीरीज बिलीव दैट द ऑटोनॉमी कन्फर्ड बाय आर्टिकल 360 इज नॉट इनफ। ये लोग, इन लोगों का मानना था कि जो हमें 370 का स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है ये बहुत अभी पर्याप्त नहीं है, अभी हमें और चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए? और चाहिए। अ सेक्शन ऑफ कश्मीर हैज एक्सप्रेस्ड एटलीस्ट 3 मेजर ग्रीवियंसेस। उनको अभी तो और 3 कारण वो बता रहे हैं, 3 तरह के दुखों की बात वो कर रहे हैं। वो क्या है? पहला देखिए, द प्रॉमिस दैट एक्सेशन वुड बी रिफर्ड टू द पीपल ऑफ द स्टेट आफ्टर द सिचुएशन क्रिएटेड बाय ट्राइबल इन्वेजन वाज नॉर्मलाइज्ड एंड हैज बीन फुलफिल्ड। ये जो प्लेबिसाइड आप कर रहे हैं, ये प्लेबिसाइड आप कब करेंगे? कब? जब ये ट्राइबल इन्वेजन जो हो रहा है, जो अगल बगल के जो ट्राइबल लोग हैं जो आकर यहाँ कब्जा कर रहे हैं, जब ये लोग चले जाएंगे तब हम प्लेबिसाइड करेंगे। दूसरा, देयर वाज अ फीलिंग दैट स्पेशल फेडरल स्टेटस गारंटीड बाय आर्टिकल 360 हैड बीन इरोडेड इन प्रैक्टिस। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 360 आप हमें दिए हैं ये हमको लॉलीपॉप जैसा लग रहा है। हाँ, आर्टिकल 370, सॉरी आर्टिकल 370 ये हमें कैसा लग रहा है? लॉलीपॉप जैसा लग रहा है। ये कभी भी इरोड हो सकता है, आप इसे कभी भी खत्म कर सकते हैं। दिस हैड लेड टू द डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ग्रेट स्टेट ऑटोनॉमी। इनको एक ग्रेट स्टेट ऑटोनॉमी चाहिए थी, मतलब केंद्र सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना हो। अच्छा एक बात बताओ, आज तुम ग्रेट स्टेट ऑटोनॉमी मांग रहे हो, कल को तुम ये भी कह सकते हो हमको एक अलग देश चाहिए, कश्मीर हमारा एक अलग देश ही है। तीसरा, इट वाज फेल्ड दैट डेमोक्रेसी व्हिच इज प्रैक्टिस्ड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन सिमिलरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ। अब जिस तरह का लोकतंत्र इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है उस तरह का लोकतंत्र कश्मीर में प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, ये इन लोगों का मांग था। किसका? इनसाइड कश्मीरियों का। आगे देखेंगे हम पॉलिटिक्स सिंस 1948। Sheikh Abdullah became prime minister, initiated major land reform and the other policies which
benefited ordinary people। देखो शेख अब्दुल्ला जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किया, काफी लैंड रिफॉर्म किया, बट देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट हिज पोजीशन इन कश्मीर स्टेटस। लेकिन इनके विचार कश्मीर के स्टेटस को लेकर बिल्कुल अलग था। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और सोच रही थी और शेख अब्दुल्ला का विचार कुछ और ही था। He was dismissed in 1953। 1953 में ये डिसमिस हो गए प्राइम मिनिस्टर के पद से, and kept in detention for a number of years। अब इनको डिटेंशन में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया कई सालों तक शेख अब्दुल्ला को। The leadership that succeeded him did not enjoy as much popular support and was able to rule the state mainly due to the support of the center। ये इतने दिनों तक इसीलिए राज्य कर पाए क्योंकि इनका सेंटर का क्या था, सपोर्ट था। बाद में सेंटर ने अपना सपोर्ट हटा लिया, इनको सीधे डिटेन कर लिया गया इनको। There was a serious allegation of malpractice raised in various elections। और इनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि काफी गलत चीजों का उपयोग करके ये चुनाव को जीता करते थे। तो ये थी आपकी शेख अब्दुल्ला की कहानी, और आगे हम पढ़ेंगे कि इसका प्रभाव क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ। 1953 and 74 the Congress Party exercised a lot of influence on the politics of the state। कांग्रेस पार्टी का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था राज्यों के पॉलिटिक्स पे। A truncated national conference माइनस शेख अब्दुल्ला। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन नहीं था, शेख अब्दुल्ला नहीं थे। Remained in power with the active support of Congress for some time but later is merged with the Congress, है ना। पहले हुआ क्या कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस के सपोर्ट में कुछ दिनों तक सत्ता में रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही किस में मर्ज हो गया, कांग्रेस में मर्ज हो गया। A change in the provision of the Constitution of Jammu and Kashmir was made in 1965 by the Prime Minister of the state was designated as Chief Minister of the state। अब देखो पहले क्या चल रहा था कि जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन 1965 में जम्मू कश्मीर के देखो, अब देखो यहाँ ध्यान से, जम्मू कश्मीर का एक अलग ही संविधान था, यही है आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर का अलग ही संविधान था। 1965 में क्या किया गया, उसमें एक बदलाव किया गया। कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर का कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, वो क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, गुलाम मोहम्मद सदीक, गुलाम मोहम्मद सदीक, है ना। इनका नाम आप याद रखिएगा, यही है गुलाम मोहम्मद सदीक साहब, है ना। ये क्या बने, पहले चीफ मिनिस्टर बने, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। There was several attempt to reach an agreement between Sheikh Abdullah and the government। कई सारे अटेम्प्ट हुए शेख अब्दुल्ला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एग्रीमेंट साइन करने के लिए। अब 1974 के बाद की सिचुएशन देखते हैं। देखो जम्मू कश्मीर की कहानी आपको लगभग समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है ना तो आप ऐसे लिखेंगे आंसर, द पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। तो संविधान में बदलाव 1965 में शेख अब्दुल्ला वगैरह का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में मर्ज हो जाना, है ना। उसके बाद 74 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी रीच्ड एन एग्रीमेंट विद शेख अब्दुल्ला एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। 1974 में दोबारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शेख अब्दुल्ला दोबारा क्या बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। ही रिवाइव्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस which was elected with a majority in the assembly election held in 1977। दोबारा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करते हैं और 1977 का चुनाव पूरी की पूरी बहुमत से ये जीत जाते हैं शेख अब्दुल्ला साहब। शेख अब्दुल्ला की मौत हो जाती है 1982 में, और लीडरशिप किसके पास आ जाता है, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के पास, जो क्या बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 1982 में से अपने पिता शेख अब्दुल्ला के मौत के बाद। नाम याद रखिएगा, फारूक अब्दुल्ला। ये जितने भी नेता आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के, पहले कौन थे, शेख अब्दुल्ला, उसके बाद फिर कौन है, सदीक, मोहम्मद गुलाम सदीक, फिर कौन है, फारूक अब्दुल्ला। लाइट याद रखिएगा। But he was soon dismissed by the governor and a breakaway faction, the National Congress, came to power in a brief period। लेकिन गवर्नर द्वारा इनको दोबारा हटा दिया गया, गवर्नर द्वारा इनको हटा दिया गया और
ये फिर से पावर से बहुत कम समय के लिए फारूक अब्दुल्ला पावर में रहे थे। इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, क्या इसका रिजल्ट निकला, थोड़ा देखेंगे। द डिसमिसल ऑफ फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द सेंटर स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट इन कश्मीर। कश्मीर की घाटियों में पूरी की पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल हो गया, दंगे फसाद होने लगे। द confidence that Kashmir had developed in a democratic process after the accord between Indira Gandhi and the Sheikh Abdullah received a setback. The feeling that center was intervening in the politics of the state was further strengthened with the National Conference in 1986 agreed to have an electoral alliance with the Congress ruling party in the center. ध्यान से समझो, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चाहती थी कि कश्मीर में जो भी सरकार बने या तो कांग्रेस की बने या तो सरकार ऐसी बने जो कांग्रेस के सहयोग से बन रही हो। अगर हमारे सहयोग की सरकार रहेगी तो वो वही करेगी जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा रहेगी। तो कांग्रेस में इसमें काफी चालाकी दिखा रही थी। कंक्लूजन क्या निकल के आया, इंसर्जेंसी एंड आफ्टर द ऑफिशियल रिजल्ट। अब देखो रिजल्ट दोबारा चुनाव हुआ 1987 में। द ऑफिशियल रिजल्ट शो मैसिव विक्ट्री ऑफ। अब दोबारा कौन जीत गया, कांग्रेस की अलियांस की सरकार बनी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला को दोबारा क्या बनाया गया, चीफ मिनिस्टर। हुआ वही जो कांग्रेस वही चाहती थी ना कि जो भी सरकार बने हमारी मदद से बने, या तो हमारी पूरी मेजोरिटी के साथ बने, और नहीं अगर किसी की बन रही है तो इसमें कौन हो, हमारा ही कोलिएशन हो, हमारा ही गठबंधन हो। बट इट वॉज वाइडली बिलीव दैट the result did not reflect popular choice and that the entire election process was rigged. लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है वो ठीक नहीं है, पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होनी चाहिए थी। A popular resentment had already been brewing in the state against the inefficient administration since 1918, commonly prevailing the feeling that democratic process will be undermined and behest of the center. काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस होने लगा, हथियारों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। किसी को भी इस चुनाव से वो जो लोगों की उम्मीद थी ये चुनाव उस पर खरा नहीं उतरा। लोग पूरी तरह से शेख अब्दुल्ला की सरकार चाहते थे, पंजे गठबंधन की सरकार बनी। कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति है, और लोगों का जो कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के लोग थे कहीं ना कहीं आतंकवादियों के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा वहाँ के पंडितों के, वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे उनके खिलाफ भी नफरत भरना शुरू कर दी। अब आपका होगा कश्मीरी पंडितों का के ऊपर आक्रमण। अब देखिए, द स्टेट हैड कम इन द ग्रिप ऑफ मिलिटेंट मूवमेंट मोबिलाइज्ड अराउंड द कॉज ऑफ सेपरेट कश्मीर नेशन। एक अलग ही कश्मीरी नेशन की लोग मांग करने लगे। आप देखिए, देश के इतने युवा, बताइए इन लोगों ने क्या उठा लिया, हथियार उठा लिया। कहीं ना कहीं ये नेशनलाइजेशन का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द इंसर्जेंट गॉट अ मोरल मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ये जो इंसर्जेंट्स थे, इंसर्जेंट्स मतलब जो हथियार उठाए थे, जो विद्रोह कर रहे थे, इनको किसका सपोर्ट मिल रहा था, पाकिस्तान का सपोर्ट पूरी तरह से मिल रहा था। For a number of years, the state was under president rule and effectively under the control of armed forces. कई सालों तक जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट रूल के अंदर लगा रहा। आर्मी का वहाँ पे आर्मी को डिपोर्ट कर दिया गया था बहुत ही अधिक मात्रा में। असेंबली इलेक्शन इन द स्टेट वर हेल्ड ओनली 1996 in which national conference led by Farooq Abdullah came to power with a demand for regional autonomy and Jammu and Kashmir. सरकार कब बनती है उसके बाद 1996 में। कौन जीतता है, फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला की मांग क्या थी, रीजनल ऑटोनॉमी। हमें क्या चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। हमें स्पेशल पावर का, स्पेशल स्टेट पावर का स्टेटस हमारा जो है और ज़्यादा होना चाहिए। J&K एक्सपीरियंस वेरी फेयर इलेक्शन इन 2002। बहुत ही साफ सुथरा इलेक्शन 2002 में होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल्ड विद अ मेजॉरिटी, है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है। इनको कौन हटाता है, PDP, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बना लेती है। समझ में आ गया कहानी। उसके बाद क्या होता है, एज पर कोalition गवर्नमेंट, मुफ्ती मोहम्मद हेडेड द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट 3 years
succeeded by Ghulam Nabi Azad of the Indian National Congress, who however could not complete the term as a president rule was imposed in the state in July 2008. मुफ्ती मोहम्मद आती हैं, सरकार को हेड करती हैं, कुछ साल बाद 3 साल तक गुलाम नबी आज़ाद हेड करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा, कई बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्म इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। The next election was held in November-December 2008. Another coalition, एक बार और कोaliशन की गवर्नमेंट बनती है जिसमें एनसी और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही कांग्रेस की हम आईएनसी कहते हैं, दोबारा ये दोनों मिलकर पावर में आते हैं और उमर अब्दुल्ला जो है सरकार में आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं However, the state continue to witness, लाइन से नाम बेटा याद रखना है सबका, आपको कोई भी घटना पूछ देगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाने को कह देगा, आपको लाइन से याद रखना है कौन कौन चीफ मिनिस्टर बना जम्मू और कश्मीर का। However, the state continued to witness disturbance led by the Hurriyat Conference in 2014. The state went into another election which recorded the highest voter turnout in 25 years. अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पे काफ़ी हड़ताल कर दिया था, जिसकी वजह से दोबारा चुनाव कराना पड़ा 2014 में, और 2014 में बहुत भारी मात्रा में जो है वोटिंग हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पीडीपी किसके साथ अलियंस कर गई? बीजेपी के साथ। और ये कौन सा समय चल रहा था? मोदी जी का लहर था, है ना। आफ्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद डाइड, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत हो जाती है, उनकी जो डॉटर है, उनकी जो बेटी रहती है शेख महबूबा मुफ्ती, वो जो है पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनती हैं अप्रैल 2016 में। नोट करिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो शेख महबूबा मुफ्ती। अब महबूबा मुफ्ती बन जाती हैं, इनके समय में भी कई सारी टेररिज्म, कई सारी टेररिस्ट की एक्टिविटी होती है। प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है कब? 2018 में। बीजेपी ने क्या लगा दिया? प्रेसिडेंट रूल लगाया, और बीजेपी ने मुफ्ती गवर्नमेंट से सपोर्ट अपना हटा लिया, मुफ्ती जी की सरकार गिर गई, और बीजेपी को एक बहुत ही अच्छा मौका मिला, वो प्रेसिडेंट रूल लग गया। और खासकर बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के कोएलिशन तो ही मुफ्ती का सरकार बना था, महबूबा मुफ्ती का। अब बीजेपी ने क्या किया? अपना हाथ हटा लिया, गठबंधन तो खत्म, तो सरकार खत्म, और मौका पाते ही वहां पे लग गया प्रेसिडेंट रूल। और 5 अगस्त 2019 को क्या लगा दिया गया? आर्टिकल 370 को हटा दिया गया हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के तहत, है ना, 2 आपके यूनियन टेरिटरी निकाले गए। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया हमेशा के लिए। लो, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र सरकार। राज्य में था तो आतंकवादी गतिविधि होती थी, अब केंद्र सरकार का मनमाना वहां पे चलेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक एग्जाम्पल है आपके प्लूरल सोसाइटी का भारत में, लेकिन डाइवर्सिटी अभी भी है, धर्म के आधार पे, राज्य के आधार पे, भाषा के आधार पे, पंथ के आधार पे। बहुत सारे ट्राइबल लोग हमारे भारत में हैं। हमारी पॉलिटिक्स भी इन लोगों को, हमारे जो भारत की पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल लीडर है, इनके डेवलपमेंट में उन पे काम करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम चूक जा रहे हैं, जो हमें नहीं चूकना चाहिए। अब हम देखें किसकी? पंजाब की कहानी, सनी देओल की। खैर, सनी देओल की कहानी नहीं, ये गदर क्या दिखा रहा है? पंजाब में भी काफ़ी गदर मचा हुआ था, है ना। पंजाब की कहानी को हम पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप पीछे का रिवीजन करिए, अगले वीडियो में हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में अच्छे से समझ लिए हैं, अब हम समझेंगे पंजाब के बारे में कि पंजाब में किस तरह का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट चल रहा था, है ना। 1950 तक लगभग भारत के सभी राज्यों को का विभाजन अच्छे से हो चुका था। ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है ना, सॉरी बिहार नहीं, ये हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, ये आपका बॉम्बे से ही आपका हट गया है, गुजरात वगैरह, मतलब सबको अपना अपना बॉर्डर पता चल गया था। लेकिन पंजाब का क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ था। पंजाब को ये सफलता मिली कब? 1966 में। भाई भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ, है ना। तमिल बोलने वाले तमिलनाडु, पंजाबी बोलने वालों का क्या विभाजन है, अभी तक पता नहीं चल पाया। अकाली दल had led the movement for the formation of Punjabi Suba. The Sikh were now majority in the truncated state of Punjab.
जो पंजाब का क्षेत्र था उसमें सिख क्या थे, मेजॉरिटी में थे, सिखों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और जो एक पार्टी वहाँ की बहुत फेमस है, इस पार्टी का नाम याद रखिएगा, अकाली दल। अकाली दल किस सूबे की मांग कर रही थी, पंजाबी सूबे की मांग कर रही थी। अकाली कम टू पावर इन 1967 एंड देन इन 1977 विथ कोalition गवर्नमेंट। अकाली दल पावर में आई 1967 में, उसके बाद गठबंधन की सरकार के साथ ही दोनों इसका कार्यकाल रहा। द अकाली डिस्कवर्ड दैट डिस्पाइट द रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज देयर पॉलिटिकल पोजीशन रिमेन प्रिकेरियस। अब बाउंड्री बनाने के बाद भी देख रहा था कि पॉलिटिक्स में अकाली दल का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ पा रहा। कारण क्या था? फर्स्टली देयर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिडवे थ्रू इट्स टर्म। उसकी सरकार बनी अकाली दल की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उस टर्म को डिसमिस कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सेकेंडली दे डिड नॉट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग द हिंदूज। उनको हिंदुओं का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। Thirdly, the Sikh community, like all other religious communities, was internally differentiated on caste and class line. देखो सिखों में भी कई तरह से, हम मान लो हिंदू हैं तो हमारे यहाँ है कि नहीं, पासवान, पांडे, शुक्ला, हम कई सारे कास्ट में, कास्ट लाइन में विभाजन है हमारा। तो सिखों में भी कुछ ऐसा ही है, सिख भी कई तरह कास्ट के होते हैं, उनके इस कास्ट की विचारा उस कास्ट से नहीं मिलती होगी, तो पूरे सिखों का भी अकालियों को सपोर्ट नहीं था। The Congress got more support among the Dalit, whether Hindu or Sikh, than the Akalis. कांग्रेस को पंजाब वाले क्षेत्र में दलितों का और हिंदुओं का, चाहे हिंदू में वो दलित हो, चाहे किसी भी कास्ट में दलित हो, चाहे सिख में भी कोई दलित हो, उसका सपोर्ट किसके पास था? कांग्रेस के पास उसका सपोर्ट होता था। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, नोट कर लीजिएगा। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन कब हुआ था? 1973 में। रिजोल्यूशन असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी। इस रिजोल्यूशन में किस बात की मांग की गई थी? रीजनल ऑटोनॉमी। जहां भी रीजनल ऑटोनॉमी की बात आए, आप कश्मीर से इसको रिलेट कर लीजिएगा, है ना। जहां भी, अब मैं बार बार समझाऊंगा नहीं कि रीजनल ऑटोनॉमी क्या होता है। जहां आपको रीजनल ऑटोनॉमी देखने को मिले, आप किससे रिलेट कर लेंगे? कश्मीर से आप इसको रिलेट कर लेंगे। कश्मीर से रिलेट करिएगा, बस एक ही चीज की मांग होगी, हमको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। एंड वांटेड टू रीडिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन द कंट्री। दोबारा वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को रीडिफाइन करना चाहते थे कि राज्य सरकार के पास कितनी सीट होनी है, सॉरी, राज्य सरकार के पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए। मतलब लोगों की इच्छा थी, जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है ना, जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में जितने जितने मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पे कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कह लो उसको। तो पंजाब का कहना था कि यूनियन लिस्ट के भी कुछ मुद्दों को हमें दे दीजिए। जैसे कश्मीर में जब इसकी मांग की तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रखा मुद्दा, इसको आप नोट कर लीजिए आप कहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी एक्सटर्नल अफेयर होंगे, है ना, जैसे विदेश नीति, फॉरेन, जो भी और पैसे से संबंधित, है ना, मनी एक्सचेंज संबंधित, इन सभी को हम आपको नहीं दे सकते हैं। जरूरी नहीं जी सेंट्रल गवर्नमेंट ही विदेश फॉरेन अफेयर रखे, इंटरनेशनल अफेयर रखे। इंटरनेशनल जो भी रिलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। मान लो अगर राज्य प्रभावित हो जाए किसी स्टेट से, किसी दूसरी देश से, तो वो अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी तो रख सकता है ना। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिली। ऑल्सो स्पीक ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ सिख कॉम, अंडरलाइन कर लेना, कम्युनिटी और नेशन, एंड डिक्लेयर्ड इट्स गोल अटेनिंग द बोलबाला डोमिनेंस। अब ये लोग किस पूरे उस पंजाब के क्षेत्र में क्या बनाना चाहते थे? सिख कौम, एक अपनी कम्युनिटी बनाना चाहते थे, अपना बोलबाला इनका हो जाए, मतलब इनके अलावा कोई न रहे। द रिजोल्यूशन वाज अ प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, बट इट कुड आल्सो बी इंटरप्रेटेड एज अ प्ली फॉर सेपरेट सिख नेशन। देखो ये इस रिजोल्यूशन में काफी अच्छी बातें लिखी गई थी। ये कड़ी बनता, एक प्ली बनता, क्या के लिए? फेडरलिज्म के लिए, संघवाद के लिए, राज्य और केंद्र में शक्ति के विभाजन का एक कड़ी बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिजोल्यूशन है एक बात को दिखा रहा था, दर्शा रहा था कि आगे चल के ये सिख लोग एक अपना अलग राष्ट्र बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये गलत भी इसका प्रभाव पड़ सकता था,
अकाली दल के बहुत महत्वपूर्ण नेता है, इनका नाम याद रखिएगा, जर्नैल सिंह, है ना, भिंडरन वाले, है ना। तो ये नेता क्या है, खालिस्तानी समझो है एक तरह के। द अकाली दल लॉन्च्ड अ मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सबसे वक्त पानी को लेकर बड़ी समस्या थी, है ना। कहाँ से, पंजाब के राज्यों में जो वाटर, जो नेबरिंग, अब आप जानते होंगे रावी नदी, सतलज नदी का पानी, ब्यास नदी का पानी लगभग पंजाब के होते हुए गुजरता है, और उस क्षेत्र में जो है सभी राज्य, अन्य राज्यों से भी पानी होकर गुजरता है। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। क्या थी, अ सेक्शन ऑफ रिलीजियस लीडर रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनोमस सिख आइडेंटिटी। सबसे पहले पानी की समस्या एक इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप डाल सकते हैं, क्यों अकाली दल इतना वो कर रहा था। दूसरा, सिखों का एक ऑटोनोमस रीजन इनको चाहिए था। द मोर एक्सट्रीम एलिमेंट स्टार्टेड एडवोकेटिंग सेसेशन फ्रॉम इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान। और कुछ एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है, जो काफी उग्र स्वभाव के नेता लोग होते हैं, है ना, काफी उग्र स्वभाव के थे। वो लोग क्या कह रहे थे, वो लोग तो भाई एक अलग देश, एक खालिस्तान देश की मांग कर रहे थे। आज भी आप देखेंगे इस तरह के विवाद इंटरनेशनल मुद्दों में कनाडा वगैरह जैसे देश में उठाया जाता है। साइकिल ऑफ वायलेंस, अकाली मूवमेंट, लीडरशिप पास फ्रॉम द मॉडरेट अकाली टू द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट। पहले अकाली दल में बहुत मॉडरेट नेता हुआ करते थे, जो सरकार से बहुत ही अच्छे संबंध रखते थे, लेकिन अब कौन आ गए, एक्सट्रीमिस्ट आ गए। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब इनका मानना यह था, सरकार बात नहीं मान रही तो आप हथियार उठा लीजिए। समझ में आ रहा है, पीछे भिंडर वाला का एग्जाम्पल आपको दिया हूँ। अकाली इंसर्जेंसी, दीज मिलिटेंट्स मेड देयर हेडक्वार्टर इनसाइड द सिख होली श्राइन द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर एंड टर्न इनटू एन आर्म। अब ये लोग क्या किए, जो इनके मिलिटेंट्स थे, है ना, अकाली इंसर्जेंसी जो मिलिटेंट्स थे, जो उग्रवादी थे, ये क्या किए, हथियार लेकर कहाँ पहुंच गए, गोल्डन टेम्पल में। यही ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको देखने को मिलेगा। इसी की वजह से इंदिरा गांधी की मौत होगी, आप आगे देखेंगे। क्योंकि कहा गया है कितना भी बुरा कंडीशन आ जाए, आप गोल्डन टेम्पल में हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारे भारत की फौज घुस गई, वहाँ आतंकवादियों को मारी भी, मजबूरी था। सिख कम्युनिटी वालों को ये चीज़ समझना चाहिए था, इंदिरा गांधी की काफ़ी मजबूरी हो गई थी। गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या हुआ, गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। गवर्नमेंट ने 1984 में एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था क्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये कई बार एनडीए वगैरह जैसे सीडीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंध रखता है। तो गोल्डन टेम्पल पे जो हमला हुआ था उसके अगेंस्ट जो है भारत सरकार जो एक्शन लेती है उसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। आर्मी एक्शन इन द गोल्डन टेम्पल टू फ्लश आउट मिलिटेंट। आर्मी का एक्शन हुआ ताकि जो भी मिलिटेंट इस गोल्डन टेम्पल के अंदर गए हुए हैं इनको किस तरह क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। बट इट आल्सो डैमेज हिस्टोरिक टेम्पल एंड डीपली हर्ट सेंटिमेंट ऑफ सिख। ये चीज तो हुआ तो सही, पर उस टेम्पल का काफी नुकसान हुआ। अच्छा, एक बार तो बंदूक वगैरह चल रहा है तो टेम्पल का नुकसान होगा। और सिखों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था कि हमारे टेम्पल में कोई हथियार लेकर नहीं जा सकता है, पर भारत की आर्मी वहां पे चली गई। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिख इन इंडिया अब्रोड। साउथ अब्रोड का मतलब कई सारे सिख जो भारत में थे और कई सारे सिख जो भारत के बाहर थे, अब्रोड थे, दूसरे देशों में थे। मिलिट्री ऑपरेशन एज एन अटैक ऑन देयर फेथ। इन्होंने इस मिलिट्री अटैक को क्या देखा कि ये हमारे विश्वास पे अटैक हुआ है। एंड दिस गेव फर्दर इम्पिटस टू मिलिटेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। अब ये भारत सरकार का एक्शन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे और जो मिलिटेंट उनको और उग्र कर दिया और क्रोध दिला दिया। यहाँ कहीं न कहीं अकाली दल में कुछ समझदार नेता होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर आतंकवादी तुम्हारे मंदिर में घुस सकता है तो हमारा फर्ज नहीं बनता है उसको घुस के मारना। अगर जो हमला हुआ था हमारे वहाँ ताज होटल में, क्या हमें आतंकवादियों को हाथ जोड़ के निकालना चाहिए था कि भैया हम घुसेंगे तो करोड़ों अरबों का होटल है, उसमें उनका नुकसान होगा, टाटा का नुकसान होगा? नहीं। तो यहाँ पे एक तरह का एक बवंडर बना दिया गया कि भारत सरकार ने बहुत ही गलत किया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही थी। और इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के 2 सिपाहियों ने, हवलदार थे बेचारी इंदिरा गांधी अपने गार्डन में टहलने गई थी। दिन था क्या, 31 अक्टूबर 1984।
ये अपने गार्डन में ऐसे टहल रही थी, और जिस व्यक्ति ने इनको गोली मारा था, वो व्यक्ति इनका बहुत खास था, इंदिरा गांधी का। आपको मालूम नहीं होगा, इंदिरा गांधी इतनी दमदार नेता थी कि जब ये उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया था, तो भारत के कई सारे खुफिया एजेंसियों ने इनको कहा था कि आपके प्रोटेक्शन में जितने सिख बॉडीगार्ड हैं इनको हटा दीजिए, पर ये बोले नहीं, सिख भी हमारे बेटे जैसे हैं, ये रहेंगे, मुझे इन पे विश्वास है, ये कुछ नहीं करेंगे, ये भारत माँ के सपूत हैं। और इसी तरह इंदिरा गांधी अपने गार्डन में निकली 31 अक्टूबर 1984 को, और बड़े ही प्यार से बोला जाता है मैडम जी, और जैसे इंदिरा गांधी टर्न होती है, शायद उसका नाम दिया है क्या, नाम नहीं दिया है, सुखपाल कुछ ऐसे करके नाम था, नाम आप लोग देख लीजिएगा, सुखपाल वगैरह, और जैसे ही उसका शब्द बोलती है, सुखपाल क्यों बुला रहे हो, तो बहुत प्यार से बोलती है, और तुरंत ये बंदूक निकालता है और 2 गोली इंदिरा गांधी को मार देता है, और यहाँ इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, इनका असैसिनेशन हो जाता है ना। तो ये कहा क्या गया, ये जो इनका असैसिनेशन था वो किसका बदला लेने के लिए था, ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए था। अच्छा, तो इंदिरा गांधी मरेगी तो कौन आएगा गद्दी पे, राजीव गांधी, है ना। Violence broke out in Delhi and many part of the northern India against the Sikh community. सिख कम्युनिटी के खिलाफ बहुत ही ज्यादा वायलेंस दिल्ली जैसे क्षेत्रों में होने लगा, क्योंकि इंदिरा गांधी एक पावरफुल लीडर थी। आप पीछे इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसी औरत थी जो इमरजेंसी लगाने के बाद भी सरकार में आ गई, जीत गई हो। अरे एक ही बार हारी थी 1977 में, अरे 1977 में हार गई थी, और फिर 80 में तो चुनाव हुआ, जीत गई वो, है ना। सोचो ये एक ऐसी लीडर थी। More than 2000 सिख वर किल्ड। नेशनल कैपिटल दिल्ली में लगभग 2000 सिखों को जान से मार दिया गया। एरिया वाज अफेक्टेड बाय दिस वायलेंस, बहुत ही वायलेंस हुआ उस एरिया में, दिल्ली के क्षेत्रों में। 100 ऑफ द सिख वर किल्ड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कानपुर, बोकारो और चास जैसे शहरों में लगभग कई 100 सिखों की हत्या कर दी गई। Many Sikh family lost their male member and thus suffered great emotional and heavy financial losses. कई सारे पुरुषों को मार दिया गया था, जिनके घर कमाने खाने वाले हैं बेचारे मर गए, तो उनके परिवार को क्या हुआ, कई सारा इमोशनल क्षति भी हुआ और फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। What hurt the Sikh most was the government took a long time in restoring normalcy. अब देखो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये सिखों को भी काफी तकलीफ देता है। क्यों तकलीफ देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही टाइम लगा दिया इस सभी उग्र चीजों को होने में। अब हो रहा था, सबके मन में गुस्सा था, गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कर रही थी, तो ये सिखों को नॉर्मेसी, ये गवर्नमेंट इसको नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला पाई, सिखों का गुस्सा और बढ़ गया, है ना। 20 years later, speaking the parliament in 2005, Prime Minister Manmohan Singh expressed regret over these killings and apologized to the nation for the anti-Sikh violence. ये सारा कौन सा वायलेंस था, एंटी सिख वायलेंस था। इस पर सरकार को माफी मांगना चाहिए था। कई हजार सिख मारे जा रहे हैं। अरे इंदिरा गांधी मरी तो क्या, इंदिरा गांधी का मरने का मतलब आप सारे सिखों को मार दोगे जो बेगुनाह है। दिल्ली में बैठा हुआ सिख क्या कर रहा है, कानपुर में बैठा हुआ सिख क्या कर रहा है, बोकारो बिहार में बैठा हुआ सिख क्या कर रहा है आपका। लगभग 20 साल बाद 2005 में मनमोहन सिंह ने क्या किया, इस एंटी सिख मूवमेंट को लेकर माफी मांगा था। काश राजीव गांधी शुरू में ही मांग लिए होते। रीड टू पीस, शांति के लिए लोग कैसे तैयार हुए इसको हम देखेंगे। हाउ पीस वाज रिस्टोर्ड। द न्यू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनिशिएटेड अ डायलॉग विद मॉडरेट अकाली लीडर। इन जुलाई 1985 ही रीच्ड एन एग्रीमेंट विद हरचंद सिंह लोंगवाला। हरचंद सिंह लोंगोवाल नाम याद रखिएगा, PYQ MCQ में आएगा ये, है ना। देन प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल। अब राजीव गांधी किससे बातचीत करते हैं, अकाली दल के प्रेसिडेंट से, जिसका नाम क्या रहता है, हरचंद सिंह लोंगोवाल। बुक में नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर कहीं लिख लीजिए। राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड इनके बीच साइन होता है पंजाब के लिए। हरचंद लोंगोवाल के बारे में देख लीजिएगा आप लोग, एक रिलीजियस लीडर थे, अकाली दल के हेड थे। 1980 में ये इसके प्रेसिडेंट बने, अकाली दल के अध्यक्ष बने ये, है ना। पंजाब अकॉर्ड में क्या था, पूछेगा कि पंजाब अकॉर्ड किसके किसके बीच साइन हुआ था, तो राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है ना, याद रखिएगा। इट वॉज एग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब। इसमें यह कहा गया कि जो चंडीगढ़ का एरिया है वो किसको दिया जाएगा, पंजाब को दिया जाएगा।
A separate commission would be appointed to resolve the border dispute between Punjab and Haryana. पंजाब और हरियाणा के बीच क्या चल रहा था? बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, शुरू में ही आपने देखा है। तो इसको भी, इसके लिए भी क्या बनाया जाएगा? एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा जो ये बताएगी कि पंजाब का क्षेत्र कौन सा है और हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है। एक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी। ट्रिब्यूनल का मतलब एक कोर्ट, एक अधिशस्त्र कोर्ट होता है, अधिशस्त्र कोर्ट होता है। एक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी, would be set up to decide sharing of Ravi Beach river water among पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। एक ट्रिब्यूनल की बैठक होगी जो ये कंफर्म करेगी कि जो रावी और ब्यास की जो नदी है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मतलब इन शहरों में गुजर रही है, तो इसको लेकर कोई डिस्प्यूट ना हो। The agreement also provided compensation to and better treatment of those affected by militancy in Punjab। उन लोगों को कंपनसेशन मिलेगा जो मिलिटेंसी में जिन्होंने अपना कुछ नुकसान गंवाया है। द विड्रॉवल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आफ्स्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आफ्स्पा। फुल फॉर्म क्या होता है? आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। इसमें आफ्स्पा, पंजाब पे आफ्स्पा, जब इंदिरा गांधी बनी तो आफ्स्पा लगा दिया गया। इसके तहत आज पुलिस कोई फंक्शन नहीं कर रही थी, आर्मी किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, किसी को भी पीट देना, है ना। ये फुल फॉर्म भी इसका याद कर लीजिएगा आप लोग। तो क्या पीस रिस्टोर हुआ? देखेंगे। अब इस तरह से पीस तो रिस्टोर होता नहीं है। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया हुआ है ना। इसके तहत माफी तो 20 साल बाद मांगी गई। ये तो राजीव गांधी के टाइम पीरियड की घटना बताई गई है। द साइकिल ऑफ वायलेंस साइकिल चलता रहा कई दशकों तक। मिलिटेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी वाले कई सारे मिलिटेंसी वहाँ पे काफ़ी नेक्सलाइट ग्रुप भी सक्रिय हो गए। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी? फ्रेगमेंटेशन ऑफ अकाली दल। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट एंड द नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस वाज सस्पेंडेड। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ भी क्या लगाना पड़ा? प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। इट वॉज नॉट इजी टू रिस्टोर द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फियर ऑफ सस्पिशन एंड वायलेंस। अब इस तरह के वायलेंस में चुनाव कराना वहां पे आसान नहीं था। When the election were held in Punjab in 1992, only 24% of the electors tuned out to the vote। जब पंजाब में 1992 में चुनाव कराया गया तो लगभग 24% लोगों को तो वोट ही नहीं मिला, खत्म हो गए लोग। अब ये जो मिलिटेंसी था ये बहुत ही बड़े मात्रे में इरेडिकेट किया गया भारत की फौज के द्वारा। पीस टर्न टू पंजाब बाय द मिड ऑफ 1990। पंजाब में शांति कब आई? लगभग 2 दशक के बाद, 1990 के दशक में। सुखबीर बादल आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं ये सुखबीर बादल। द अलियांस ऑफ अकाली दल बादल एंड द बीजेपी स्कोर्ड अ मेजर विक्ट्री इन 1997। बीजेपी से एक सरकार बनाते हैं, है ना। The state is once again preoccupied with the question of economic development and social changes। अब फिर पंजाब अपनी बात तो करता है कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, किस तरह के सामाजिक बदलाव होंगे। थ्रू रिलीजियस आइडेंटिटीज कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल पॉलिटिक्स एंड ग्रेजुअली मूव बैक अलॉन्ग सेकुलर लाइन। सेकुलर लाइन में चलने की बात होने लगी, है ना। तो ये सारी कंडीशनें थी पंजाब को लेकर। तो आप देखेंगे पंजाब का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो पंजाब में आप 2 चीज़ याद रखिएगा कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा था। दूसरा, अकाली दल आ गई, एक अलग राज्य की मांग करने लगी, है ना। खालिस्तान का मांग होने लगा। खालिस्तान का मांग अकाली दल ने क्यों किया? जब अकाली दल में एक्सट्रीमिस्ट का प्रभाव हुआ। ये बात टर्म याद रखिएगा, मॉडरेट का नहीं। जब तक मॉडरेट थे भारत के संपर्क में थे, एक्सट्रीमिस्ट आए तो थोड़ा सा इंसर्जेंसी पे आ गए, हथियार वगैरह का इस्तेमाल करने लगे, जिसको आर्मी ने दबाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिसकी वजह से सड़कों पे लोग सिखों को मारने लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद में ये बादल जी की सरकार जब बनती है तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं और लास्ट में 20 साल बाद मनमोहन सिंह माफ़ी मांग लेते हैं। तो ऐसे आपका पंजाब का सिचुएशन खत्म होता है। हमको 2 चीज़ें और पढ़ना है, 3 चीज़ें। नॉर्थ ईस्ट का क्या दिक्कतें थी? नॉर्थ ईस्ट का मतलब अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इन 7 सिस्टर के बारे में पढ़ना है। सिक्किम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, कैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया। फिर हम दक्षिण भारत में क्या दिक्कतें थी इसको पढ़ेंगे। इसको हम लोग
कवर अगले वीडियो में करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हम देख लें कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो यहाँ मैप दे रखा है, आप मैप में ध्यान से देख लीजिए, है ना, कि अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं उनको आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम के नीचे ठीक आपका क्या है, मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, फिर मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिकल सिस्टम को समझेंगे कि क्या दिक्कतें आई और इनकी क्या एस्पिरेशन थी, क्या इनका डिमांड था। द रीजन हैज ओनली 4% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन बट अबाउट ट्वाइस एज मच शेयर ऑफ इट्स एरिया। इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारत का केवल कितनी परसेंट की आबादी है, केवल 4% का आबादी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। A small corridor of about 22 किलोमीटर connect the region to the rest of the country। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, ये इतना नैरो है कि केवल 22 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जो हमारे भारत को इसको अच्छे से ऐड करता है। जैसे आप यहाँ से समझिए, ये अगर यहाँ मैं इंडिया का एक ऐसे थोड़ा सा बना देता हूँ, आप समझने की कोशिश बस करिएगा। ये देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया केवल 22 किलोमीटर का ही है जो इसको इससे ऐड करता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया जा रहा है यहाँ से वेस्ट बंगाल से होते हुए, ये केवल 22 किलोमीटर का ही, इतना छोटा सा एरिया है। और कहीं ना कहीं ये कॉरिडोर ही कारण बना कि नॉर्थ ईस्ट से हमारी सरकार ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई, वहां पे डेवलपमेंट को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। इनको शुरू से ही काफी अलग महसूस किया गया है ना, इन पे इस वाले क्षेत्र में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अदरवाइज द रीजन शेयर बाउंड्रीज विद, और हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण देशों से ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन बाउंड्री शेयर करता है, जैसे चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना, ये सारे देशों से ये बाउंड्री शेयर करता है। तो हमें तो हाल फिलहाल में ये देखना चाहिए कि हमें इन देशों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चाइना हमेशा अपनी एक्सपेंसिव पॉलिसी को लेकर भारत के ऊपर हमला करते रहता है। तो इधर हमारा ध्यान नहीं रहेगा तो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें हो जाएंगी। और यही कारण भी रहा है, जो भी यहाँ पे मिलिटेंट विद्रोह किए हैं, आर्म इंसर्जेंसी जो भी यहाँ पे हुई है, वो सिर्फ इसी कारण से हुई है कि कहीं ना कहीं चाइना का प्रभाव इन क्षेत्रों में था, यहाँ के नेक्सलाइड लोगों पे था। द रीजन हैड विटनेस्ड अ लॉट ऑफ चेंज सिंस 1947। Tripura, Manipur and Khasi Hills of Meghalaya were erstwhile princely state which emerged with after the independence। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा क्षेत्र पहले पूरा का पूरा आसाम था। ये पूरा किस में आता था, आसाम में आता था। अरुणाचल प्रदेश ही बस अलग था, लेकिन सारे राज्य जो है आसाम से पहले, वो तो धीरे धीरे करके मेघालय बना, त्रिपुरा बना, मिजोरम बना, नागालैंड बना, मणिपुर बना, धीरे धीरे करके लोग अलग हुए। हम देखेंगे त्रिपुरा में, मणिपुर में और मेघालय के खासी हिल में 3 तरह का माउंटेन रेंज है यहाँ पे, है ना। मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया 3 तरह के हैं। तो खासी हिल में हम देखेंगे कि कई सारे प्रिंसली स्टेट थे। आजादी के बाद भी खासी वाले एरिया में प्रिंसली स्टेट थे, राजा महाराजाओं का शासन था यहाँ पे। क्लास 10th में ये चीजें दी गई हैं। पॉलिटिकल रिऑर्गेनाइजेशन, नागालैंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन 1963। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। नागालैंड कब बना आसाम से निकलकर, 1963 में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का निर्माण कब हुआ, 1972 में। इस डेट को आप अंडरलाइन रखेंगे। While मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बिकेम सेपरेट स्टेट ओनली इन 1987। अरुणाचल प्रदेश और कौन सा, मिजोरम, इनको ये कब हुए, 1987 में। आप इस डेट को एकदम याद रखेंगे। North Eastern states since the partition of India in 1947. Partition reduced the Northeast to a landlocked region, affected its economy. Cut off from the rest of the India, the region suffered neglect in development terms। अभी आपको बताया हूँ कि जब हमारा पार्टीशन हुआ तो जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना, ये लैंड लॉक्ड हो गया। लैंड लॉक्ड मतलब क्या होता है कि चारों ओर से भूमि ही हो, अगल बगल जो देश रहे वो क्या रहे, भूमिगत देश ही रहे, समुद्र का कोई ठिकाना न रहे। अब आप देखिए
इस साइड भी चाइना है, इस साइड आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, इधर देखेंगे तो बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा भारत जो है ना, भारत का ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, ये शुरू से ही सेपरेट हो गया है। एक छोटा सा कॉरिडोर है 22 किलोमीटर का, वही एक, अब मान लीजिए इतना, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्मली आप समझिएगा, आपका ये जो संस्था है कितना बड़ा है ना। अब मैं कहूँ कि आपको जूनियर सेक्शन में जाना है तो मैं आपको एक पतली सी गली दे दूँ, है ना, एक 10 फीट की पतली गली दे दूँ, और वो 3,000 4,000 2,000 बच्चे इसी रास्ते जाओ, तो आप सोचो कितनी कठिनाई होगी। तो क्या आप लोग जूनियर सेक्शन में जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे। सेम यही कारण रहा है कि नॉर्थ ईस्ट पे ज्यादा ध्यान हमारी सरकार नहीं दे पाई है। इट्स पॉलिटिक्स टू रिमेन इंसल्टेड, यहाँ की राजनीति भी काफी इंसल्टेड है, काफी अपमानजनक रही। यहाँ से जो लोग जीत कर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे पार्लियामेंट में आते थे, उनकी बातों को सुना नहीं जाता था, तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति भी क्या रही, अपमानजनक रही। एट द सेम टाइम most states in this region underwent major demographic changes due to influx of migrants from the neighboring states and countries। ये सारे इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में लिखने में काम करेंगे, आपके पॉइंट्स को बढ़ाने में काम करेंगे। इनके साथ एक और समस्या रही, अगल बगल के किसी भी देश में अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती थी तो ये लोग भाग कर कहाँ आ जाते थे, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में चले आते थे। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार का भी बहुत महत्वपूर्ण विशेष ध्यान इधर था नहीं, है ना। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ से माइग्रेंट भाग के आए, बांग्लादेश से आए, लाखों में इनकी संख्या थी, माना जाता है लगभग 80 लाख लोग, है ना, भाग कर आए थे लोग। रीजन फॉर द रीजनल एस्पिरेशन इन नॉर्थ, अब देखिए इनकी इच्छाएं क्या थी। आइसोलेशन ऑफ द रीजन, इट्स कम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर एंड इट्स बैकवर्डनेस कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री resulted the complicated set of demand in this region। अब इतना ज्यादा ये लोग आइसोलेटेड थे, अब इनके अंदर भी मांग जो है उठने लगी कि हमें भी मांग भारत सरकार से करना चाहिए। The vast international border and weak communication between the north east and the rest of the India have further added to the delicate nature of politics there। हमारा भारत को देखो, बहुत लंबा चौड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर भारत का है। अब ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ के जो नेता लोग हैं, वो भी अपने मांग को लेकर सशक्त हो गए। एक लोगों का नाम आएगा, अभी नाम जो है उनका लाल डेंगा करके है, अभी उनको हम आगे पढ़ेंगे। 3 इशू डोमिनेट पॉलिटिक्स, अब 3 इशू है ना, 3 तरह के जो कारण है जो यहाँ की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे थे। क्या पहला डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, सबसे पहले तो ये ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे। मूवमेंट फॉर सेसेशन, है ना, ये जो इस तरह की दिक्कतें को झेलने के लिए मिल रही थी, उस सबके लिए क्या हो रहा था, मूवमेंट चल रहा था। अपोजिशन टू आउटसाइडर, है ना, जितने भी आउटसाइडर्स थे उनके ये अपोज में थे। आउटसाइडर मतलब जो लोग भाग के माइग्रेंट इस देश में जा रहे थे। मेजर इनिशिएटिव्स ऑन द फर्स्ट इशू इन द 1970s सेट द स्टेज फॉर some dramatic development in the second and the third in the 1980s। और 1970 और 1980 आते आते उस तरह के ड्रामेटिक चीजें यहाँ पे होने लगी। वो क्या था, आगे देखेंगे, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। अब आगे वाले टॉपिक में क्या है कि अब ये लोग ऑटोनॉमी की मांग करेंगे। ऑटोनॉमी की मांग का मतलब क्या क्या मांग थी कि द इंटायर रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कंप्राइज द स्टेट ऑफ आसाम। डिमांड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनका क्या था, ये क्या चाहते थे, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहते थे। अरोज व्हेन नॉन असामीज फेल्ड दैट आसाम गवर्नमेंट वाज इंपोजिंग असामीज लैंग्वेज ऑन देम। अब मैं आपको बताया हूं कि ये सभी राज्य पहले आसाम का ही हिस्सा हुआ करते थे। आसाम की आबादी ज्यादा थी, आसाम में खेती अच्छी खासी हो जाती थी। आसाम में खेती होने का कारण आप लोग अपना दिमाग लगा के बताइए क्या हो सकता है? नहीं बेटा, आसाम में एक अच्छी खेती होने का कारण क्या है कि खेती कुछ अच्छी खासी हो जाती थी, बारिश नहीं कंसेप्ट है। सबसे बड़ी चीज ब्रह्मपुत्रा नदी पूरी की पूरी आसाम होकर गुजरती है ना। तो आसाम में आबादी ज्यादा थी, और जहां पे आबादी, अच्छा मान लो ये एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है ना, मान लो मैं इस रीजन का नाम देता हूं ए। इस ए रीजन में स्मॉल ए लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और स्मॉल बी और स्मॉल सी बोलने वाले लैंग्वेज वाले लोग कम हैं। तो स्मॉल ए की जो लैंग्वेज है पूरे को डोमिनेट करना चाहेगी,
तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्य भी असम के हिस्सा थे, लेकिन काफी आइसोलेटेड थे, एक दूसरे से दूर थे, है ना। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी, पर्वतीय क्षेत्र थे, माउंटेन्स वगैरह था। तो असमीज लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी ही भाषा को बार बार थोप रहे हैं। तो मणिपुर में इसका विरोध होगा, वहाँ के जो नेता हैं वो बोलेंगे कि हमको एक अलग हमको एक स्टेट ऑटोनॉमी दीजिए, हमको एक अलग राज्य दीजिए। केंद्र सरकार से इसकी मांग करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे आप श्रीलंका के केस में पढ़े हैं कि तमिल श्रीलंकन, है ना, और सिंहला में भी इस तरह की दिक्कतें आई थी। अपोजिशन एंड प्रोटेस्ट रियॉट्स लीडर्स ऑफ जो कई सारे अपोजिशन वाले इसका विरोध किए, कई बहुत ज्यादा रियॉट्स हुआ, मतलब धरना प्रदर्शन हुआ। लीडर्स ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम असम। कई सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो आसाम से क्या होना चाहती थी, अलग होना चाहती थी, सेपरेट होना चाहती थी। दे फॉर्म द ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन। और ये सारी ट्राइबल कम्युनिटी आपस में मिलकर एक संगठन बनाती है जिसका नाम क्या है, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल पार्टी हिल्स लीडर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। दे डिमांडेड अ ट्राइबल स्टेट टू बी कार्व्ड आउट ऑफ असम। अब वहां पे ट्राइबल जनजातियां बहुत ज्यादा थी, तो ये लोग चाहते थे कि हमें आसाम से सेपरेट करके एक ट्राइबल स्टेट हमको घोषित कर दिया जाए। रिजल्ट क्या हुआ, फाइनली इंस्टेड ऑफ वन ट्राइबल स्टेट सेवरल स्टेट गॉट कार्व्ड आउट ऑफ असम। और इसी तरह इतनी दिक्कतों के होने के बाद लास्ट में क्या होता है, कई सारे स्टेट को असम से कार्व आउट कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है, दोबारा स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाज कंप्लीटेड बाय 1972, है ना। कुछ जनजातियों का नाम दिया हुआ है, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज का नाम दिया हुआ है जो आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए। Not the end of autonomy demands in the region. In Assam, for example, communities like Bodos, Karvis and Dimas. ये याद रखिएगा, कुछ कम्युनिटीज थी, बोडो जनजाति, कर्विस जनजाति और दिमास जनजाति। ये लोग क्या चाहते थे, एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे थे। Often the same area was claimed by more than one country. और इनका सेम एरिया, है ना, एक से ज्यादा देश उस मांग कर रहे थे कि ये एरिया मेरा है ना। जो अगल बगल के, मान लो जो मेघालय राज्य है ये भी पहले असम में था, वो बोल रहा था नहीं ये एरिया हम लोगों का है। तो इस तरह से मांग जो झगड़ा वगैरह चल रहा था। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो ऑन मेकिंग स्मॉलर येट स्मॉलर स्टेट। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, खूब छोटा छोटा स्टेट बना दिया जाए। अब मान लो खासकर तो नॉर्थ ईस्टर्न में ऐसे ही छोटा था, अब उसमें भी कई सारे छोटे छोटे राज्य बनाना, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। कर्विस एंड दिमसास हैव बीन ग्रांटेड ऑटोनॉमी अंडर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब देखो, कर्विस और दिमसास को क्या कहा गया कि आपको एक इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑटोनॉमी दे दिया गया, मतलब जिले के स्तर पे। इस जिले में कर्विस और दिमसिस जनजाति के लोग रहते हैं, तो वहां पे सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा, प्रशासन का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। ट्राइबल के बारे में आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जो इन लोगों को ऑटोनॉमी दी जाती है आज भी भारत में दी गई है। जैसे अगर आप चले जाएंगे अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पे कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं कि वहाँ के प्रशासन उनको कुछ नहीं कहते हैं। अगर वहाँ पे कोई अपराध भी होता है उस जनजाति में, तो वहाँ का जो मुखिया होता है उस केस को सॉल्व करता है, कोर्ट वोर्ट का कोई मैटर नहीं जाता है वहाँ पे, है ना। तो इस तरह की ऑटोनॉमी इन जनजातियों को दी गई है। जबकि बोडोस वर रिसेंटली ग्रांटेड ऑटोनॉमस काउंसिल, और अभी तो हाल फिलहाल में ही बोडोस को जो है एक ऑटोनॉमस काउंसिल दिया गया है, जिसके तहत, अच्छा ये आपको समझ में आया कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट जिले के स्तर पे कि हाँ ये जिला कर्विस और दिमसास जनजातियों का है। बट दी डिमांड आर नॉट एक्सेप्टेबल, ये आगे देखेंगे हम, है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेशनिस्ट मूवमेंट, है ना। तो डिमांड, अब कुछ मूवमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, यहीं पे लॉर्ड डेंगा वगैरह का नाम आगे चल के आएगा। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी वाज इजियर फॉर रिस्पॉन्ड, बट इट वाज मच मोर डिफिकल्ट व्हेन ग्रुप डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री। देखो डिमांड, सही बात है, आप देखो लोकतंत्र में क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है कि हम अपनी मांग को सरकार के सामने खुले मंच पे रखते हैं, पर मांग कैसी होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। अगर आपका मांग रीजनेबल है, तार्किक है, तो वो एक्सेप्टेबल माना जा सकता है। लेकिन जब आपका मांग अतार्किक हो, आप कहें कि हमें एक अलग देश ही चाहिए, तो तब तो ये भारत के अखंडता पे एक प्रश्न चिन्ह है ना। तो फिर उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री का मांग कौन कर रहे थे, नागालैंड और मिजोरम। क्वेश्चन बन सकता है
कि 7 सिस्टर में कौन सेपरेट कंट्री का निर्माण कर रहे थे, तो नाम याद रखिएगा नागालैंड और मिजोरम। द कंट्री लीडरशिप फेस्ड दिस प्रॉब्लम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द लास्ट 2 स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, बहुत लंबे समय तक इनकी ये समस्या चली थी। डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, यही है क्या लाल डेंगा। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द मीजो हिल्स एरिया वाज मेड एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। देखो जो मीजो हिल वाला एरिया था उसको भी एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया। जब भी आपको सुनने को मिले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, आप समझ जाइएगा कि इस एरिया में वहां की जनजाति को कुछ तरह की सुविधाएं, प्रिविलेजेस मिलेंगे। Some Mijos believed that they were never a part of British India and therefore did not belong to the Indian Union। कई सारे मीजोस ये मानते थे कि अंग्रेजों ने कभी इनको गुलाम बनाया ही नहीं। अंग्रेजों ने गुलाम किसको बनाया? भारत को बनाया। तो ये आजादी के बाद ये कहने लगे अंग्रेजों ने हमें तो गुलाम बनाया ही नहीं था, यानी कि हम इंडियन यूनियन के हिस्सा नहीं है, हम एक अलग राज्य हैं। But the movement for the secession gained popular support after the Assam government failed to respond and adequately to the Great Famine in 1959 in Mizoram। अब इनका मूवमेंट तेज कब हुआ कि जब फेमाइन आया था, यानी कि महामारी आ गई थी, भूखमरी आ गई थी 1959 में, तो आसाम की जो सरकार थी इसको अच्छे से डील नहीं कर पाई। तब लोगों के मन में गुस्सा और बढ़ गया कि ये बताइए आसाम के क्षेत्र में लोगों को अनाज दे रहे, खाना दे रहे, हमें नहीं दे पा रहे हैं, हमें अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, हमें मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह की समस्याएं भी और बढ़ गई। द मीजो एंगर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब देखो मीजोस कि इसी गुस्से ने किस चीज का फॉर्मेशन किया, एक पार्टी का निर्माण हुआ, मिजो नेशनल फ्रंट। याद रखिएगा MNF। इस पार्टी के लीडर कौन थे? लाल डेंगा। बहुत खतरनाक आदमी था ये, बाद में ये मिल जाता है भारत सरकार में। लाल डेंगा, लाल डेंगा के बारे में देखिए, फाउंडर है, अब इनका डेट याद रखिएगा 1937 से 1990 तक। फाउंडर एंड लीडर ऑफ द मिजो नेशनल फ्रंट turned into a rebel after the experience of famine। ये इन्होंने काफी विद्रोह किया था जब फेमाइन आया था 1959 में। led an armed struggle against the 2 decades, 2 दशकों तक ये मतलब हथियारों का भी इस्तेमाल करके भारत की आर्मी से, पुलिस से ये संघर्ष कर रहे थे। reached a settlement, signed an agreement with Prime Minister राजीव गांधी in 1986। जब इनको लगा कि हम जो कर रहे हैं उससे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो लास्ट में 1986 में राजीव गांधी के साथ ये एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। उसके बाद इनको क्या बना, नया राज्य जब बनता है मिजोरम, अब मैं आपको पीछे डेट बताया हूँ, जब नया राज्य मिजोरम बनता है तो उसके चीफ मिनिस्टर इन्हीं को बना दिया जाता है। अब इस थोड़े से मूवमेंट के बारे में देखेंगे। इन 1966 MNF वही लाल डेंगा की पार्टी, फुल फॉर्म पीछे बताया गया है। इन 1966 MNF स्टार्टेड आर्म कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस। 1966 में ये आजादी के लिए हथियार ये लोग लाल डेंगा की पार्टी ने उठा लिया था। द MNF fought a guerrilla war, got supported from Pakistan government and secured shelter in the East Pakistan। इनको सपोर्ट कौन करता था? पाकिस्तान की सरकार करती थी। और जब भारत की आर्मी इन लोगों को मारने आते थे, ये लोग भाग के कहाँ चले जाते थे? ईस्ट पाकिस्तान में। नीचे जो बांग्लादेश है वो तो पहले 1966 में क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था। The Indian security forces countered it, a series of repressive measures for which common people were the victim। Common people were the victim। इंडियन आर्मी जब भी इन पे हमला करती थी तो मान लो हमले में कॉमन पीपल लोगों को, मतलब जो आम जनता है वहां को भी क्षति पहुंच जाता था। These measures caused more anger and agitation among the people। और इस तरह से जो है जब कॉमन पीपल को चोट लगेगी तो गुस्सा लोगों में और बढ़ेगा, तो गुस्सा बढ़ता चला गया। अब हम देखेंगे ये समस्या सॉल्व कैसे हुई, तो वही राजीव गांधी आएंगे, समस्या सॉल्व होगी। At the end of 2 decades insurgency political leadership at both end, क्या अब देखो 2 डिकेड के बाद ये इंसर्जेंसी खत्म होती है। कैसे? लाल डेंगा came back from exile in Pakistan and started negotiation within the Indian government। ये भारतीय सरकार से डर के भाग गए थे। जब भारत की फौज घुस के अंदर मारने लगी तो ये लोग क्या हुआ, डर के भाग गए। आप शायद पॉलिटिकल साइंस के पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि इंडियन आर्मी ने जब रिटेलिएट किया था पाकिस्तान को तो लाहौर तक चली गई थी। भारतीय फौज को बुलाना पड़ा था, चले आओ, और ये लोग कहाँ तक एंट्री ले लिए थे? लाहौर तक। आज लाहौर हमारा हो गया होता। उस समय नहीं आना चाहिए था। कहाँ जाना चाहिए था? तुम POK से हटो तो हम लाहौर से हट जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आना चाहिए था। लेकिन नेहरू जी की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय ज्यादा जो है ध्यान नहीं दिया गया, वापस बुला लिया गया था फौज को। तो लाल डेंगा भी जो है
डर के मारे पाकिस्तान चले गए, कुछ समय बाद आए क्योंकि वो वहाँ पे बहुत फेमस, मिजोरम में काफ़ी फेमस नेता थे। कुछ समय बाद ये आए और राजीव गांधी से ये नेगोशिएशन करने लगे। इन 1986 एक पीस एग्रीमेंट पे साइन होता है राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच। आउटकम क्या निकल के आता है? मिजो पीस एकॉर्ड। वो एग्रीमेंट का क्या नाम है? जो 1986 में जो एग्रीमेंट पे साइन होता है उसका क्या नाम है? मिजो पीस एकॉर्ड 1986 में, है ना। इस एकॉर्ड के हिसाब से मिजोरम को ग्रांटेड फुल फ्लेज स्टेटहुड, मिजोरम को एक नया राज्य का दर्जा दिया जाता है ना। आसाम से निकाल कर क्या बोला जाता है कि आप क्या है? नया राज्य है। लाल डेंगा टूक ओवर द चीफ मिनिस्टर। लाल डेंगा को क्या बनाया जाता है? चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। दिस एकॉर्ड प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिजोरम। टुडे मिजोरम इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल। और आज के समय में देखिए मिजोरम में जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, मिजोरम आज के समय में बहुत ही ज्यादा क्या है? पीसफुल स्टेट है। काफी वहां पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पे देखिए ये एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं लोग। अब हम नागालैंड की कहानी थोड़ी सी पढ़ेंगे कि नागालैंड में क्या समस्या है। तब तक आप लोग मिजोरम बारे को रिवाइज करेंगे। डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट इन नागालैंड। अब जिस तरह हम मिजोरम की समस्याओं को देखे हैं, हम देखेंगे कि नागालैंड में किस तरह की दिक्कतें हैं। द स्टोरी ऑफ नागालैंड इज सिमिलर टू मिजोरम। बिल्कुल मिजोरम जैसी इसकी भी कहानी है ना। इसकी भी हैप्पी एंडिंग, जैसे कि that it started much earlier and has not yet had such as happy ending. Secessionist movement for Nagaland was led by आगामी जापू फिजो। इस पार्टी का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर मूवमेंट किसने चलाया था? अंगामी जापी फिजू ने। A section of the Nagas declared independence from the India way back 1951। इन्होंने कहा कि हम 1951 में कि हम भारत का हिस्सा हैं, हम भारत से आजाद हो गए। लोग अंग्रेजों से आजाद हो रहे थे और ये किससे आजाद हो गए? इन्होंने कहा कि हम भारत से क्या हुए? आजाद हो गए। फिजो टर्न डाउन मेनी ऑफर ऑफ नेगोशिएटेड सेटलमेंट। कई सारे नेगोशिएशन सेटलमेंट को ये नहीं माने। द नागा नेशनल काउंसिल लॉन्च अ आर्म्ड स्ट्रगल फॉर सॉवरेनिटी ऑफ नागास। अब ये हथियार उठाने लगे, किस लिए? सॉवरेनिटी ऑफ नागास के लिए, कि हमें सॉवरेनिटी चाहिए। सॉवरेनिटी क्या होता है? जिसपे किसी का भी जो है शक्ति काम ना करे, वो सोवरेन, संप्रभु, संप्रभुता। सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता, जो स्वयं प्रभु हो, खुद ही ईश्वर, उस पे किसी की शक्तियां काम न करे। After a period of violent insurgency, section of the Nagas signed an agreement with the government of India, but this was not acceptable in the other level। कई सारे दिक्कतों के बाद नागास ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एग्रीमेंट साइन किया, पर कुछ नागा कम्युनिटी ऐसी थी जो इसको मानने को तैयार नहीं थी। द प्रॉब्लम इन नागालैंड स्टिल अवेट फाइनल रिजोल्यूशन। अभी भी इसको फाइनल रिजोल्यूशन की फाइनली हुआ क्या, ये अभी हमें देखना बाकी है। आगामी जापू फिजो के बारे में देखेंगे, है ना। ये किसके लीडर थे? लीडर ऑफ मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस नागालैंड। नागालैंड यही है, इनका ही नाम है अंगामी जापू फिजो। इनका चेहरा देख लीजिए आप लोग, है ना। अंगामी जापू फिजो एक तो लीडर रहे नागालैंड को आजाद कराने के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ नागा नेशनल काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिगेन एन आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट के खिलाफ इन्होंने आर्म स्ट्रगल किया था। वेंट अंडरग्राउंड। अब देखो, जो भी भारत के खिलाफ हथियार उठाया है, चाहे वो मिजोरम का नेता हो या फिर नागालैंड का हो, उसको अंडरग्राउंड होना पड़ा है। ये भी अंडरग्राउंड कहाँ भाग के चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे, है ना। कई दशकों तक ये यूके में भी रहे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं इन जगहों पे हमारी जो सेवन सिस्टर के जो स्टेट हैं, उन जगहों पे जो विद्रोह हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ उसमें था, क्योंकि जितने भी मेन लीडर हैं ये भाग के कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान चले जा रहे हैं। मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर, है ना। देखिए यहाँ पे देखते हैं, रेजिस्टेंस बाय लोकल कम्युनिटी अगेंस्ट पीपल अहू। अब देखो, आउटसाइडर यानी माइग्रेंट के खिलाफ भी मूवमेंट खूब हुआ है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में। जैसे पीपल मूविंग इन असम इधर फ्रॉम इंडिया और अब्रोड एज सीन एज encroachers on scarce resources like land, potential competitor or employment opportunities, political power. This issue has taken political and sometimes violent from it। अब देखो, लोग भारत से कहीं जाते हैं तो जॉब वगैरह के दृष्टिकोण से जाते हैं। अब आसाम के लोग भी ऐसा करते थे, लेकिन फिर आसाम में भी कई सारे लोग आ जाते थे जो माइग्रेंट के रूप में थे, बांग्लादेश से भगाए हुए लोग थे, भाग के आसाम आ जाते थे।
तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज थी, अब देखो वो लोग तो भाग के आए, वहाँ पे कोई बिजनेस वगैरह शुरू किए पैसा लेकर। अब जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज थी उनको दिक्कतें होने लगी, भाई मार्केट में क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, तो इसके लिए मूवमेंट करेंगे ही करेंगे। द आसाम मूवमेंट 1979 to 1985, आसाम को आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। द आसामीज suspected that there were huge number of illegal Bengali Muslim settlers from Bangladesh। अब इनको ये वो दौर चल रहा है कि जब क्या बन गया था, बांग्लादेश बन चुका था 1979 और 1985 का। आसामीज का ये मानना था बहुत ही अधिक मात्रा में इलीगल जो मुस्लिम हैं, कौन से मुस्लिम, बंगाली मुस्लिम, कहाँ के, बांग्लादेश के, ये वाला रीजन आपका बांग्लादेश है, यहाँ से ये लोग भाग के कहाँ आ गए हैं, आसाम आ गए हैं। They felt that unless these foreign nationals are detected and deported, they would reduce the indigenous Assamese into a minority। इनका मानना था अगर ये यहाँ से गए नहीं, इनकी पहचान करके इनको भगाया नहीं गया, तो जो आसामीज है वो किस में आ जाएंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे। आसाम में आसामीज पहले मेजॉरिटी में थे, अब इलीगल वहां पे माइग्रेशन ज्यादा हो गया है। अब बताओ अगर 80 लाख एकाएक पहुंच जाओगे तो आसामी किस में हो जाएंगे, माइनॉरिटी में हो जाएंगे। इनको इसी बात का डर था। देयर वाज वाइडस्प्रेड पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इन आसाम डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक ऑयल, टी एंड कोल। अब वहां पे क्या होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, इन सभी चीजों की खेतियों में भी कमी आने लगी। इट वॉज फेल्ड दैट दीज वर ड्रेन्ड आउट ऑफ द स्टेट विदाउट एनी कमेंसुरेट बेनिफिट टू द पीपुल। और ये माना गया कि किसी न किसी कीमत पे इनको क्या होना चाहिए, यहाँ से हटाना चाहिए। अब आंसू के बारे में हम समझेंगे कि जो स्टूडेंट यूनियन था आसाम का, इसने भी काफी विद्रोह किया इस चीज को लेकर। इन 1979 लेड एंटी फॉरेनर मूवमेंट। अब वहाँ के आसाम के जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी क्या चलाया, एंटी फॉरेनर मूवमेंट चलाया कि जो भी बाहरी लोग आसाम में आए हुए हैं, बांग्लादेश से भाग के आए हुए, उनको बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन। याद रखिएगा जब भी इस तरह का मैटर है तो आपको ये लिखना है ना, इलीगल माइग्रेशन। कहाँ से, जो बंगाली से कहाँ से आए हुए हैं ये लोग, बाहर से आए हुए हैं, और फेक वोटर आईडी बनवा चुके हैं ये लोग, और वोटर आईडी बनवाने के नाते ये आसाम के निवासी हो गए हैं, है ना। आसाम के मतलब निवासी तो हम भारत के हैं, पर उनका जो डोमिनेंस, जो डोमिसाइल वो कहाँ का हो गया है, आसाम का हो गया है। द मूवमेंट डिमांडेड दैट ऑल आउटसाइडर who had entered in the state after 1951 should be sent back। इस मूवमेंट का एक ही मकसद था कि 1951 के बाद जितने भी आउटसाइडर आसाम में आए हैं, इलीगल उनका माइग्रेशन हुआ, इन सभी को भगा दीजिए यहाँ से। यही इस मूवमेंट का मतलब था। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू, अब देखिए आसाम अकॉर्ड 1985 में साइन किया गया था। इस अकॉर्ड के तहत क्या था, फॉरेनर हु माइग्रेटेड इनटू असम ड्यूरिंग एंड आफ्टर बांग्लादेश वार एंड सिंस वर बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड। इसमें साइन किया गया कि जितने भी फॉरेनर जो है वो आज़ादी के बाद भारत आसाम में आए हैं, खासकर कब, बांग्लादेश युद्ध के बाद, इन सबको क्या किया जाएगा, इनकी पहचान की जाएगी, और पहचान करने के बाद इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ से भगा दिया जाएगा। आसू प्लस असोम गणा संग्राम परिषद, ये दोनों आपस में मिल गए, और मिलने के बाद इन्होंने किसका निर्माण किया, असोम गणा परिषद यानी कि एजीपी का निर्माण किया, और स्ट्रगल में आगे की ओर ये बढ़े। इट केम टू अ पावर इन 1985 विद द प्रॉमिस ऑफ रिजॉल्विंग द फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम एज वेल एज बिल्ड अ गोल्डन आसाम। अब ये जो असोम गणा परिषद जो है ये सत्ता में आ जाती है। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम सत्ता में आएंगे, क्या करेंगे, हम अपना व्यापार सही करेंगे, अपने नेशनल, अपना जो राष्ट्रीय जो समस्या है इसको सॉल्व करेंगे, और हमें गोल्डन, एक स्वर्णिम आसाम का स्थापना करेंगे, एक गोल्डन आसाम की स्थापना करेंगे। आसाम अकॉर्ड, बट इट डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेशन। देखो आसाम अकॉर्ड पे साइन तो हुआ, पर आज भी, अब देखिए ये बहुत पुरानी बात हो रही है, 1985 और 86 की बात हो रही है। आज के समय 2024 में भी ये समस्याएं देखने को मिलती है ना। The issue of outsider is still prevalent. This problem is particularly acute. For example, in Tripura, as the original inhabitants have been reduced to being a minority to in their own land. अब आप त्रिपुरा में देखेंगे जो वहाँ के लोग हैं, आज के समय में वो लोग माइनॉरिटी हो गए हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा लोग जो वहाँ पे मेजॉरिटी वो कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। The same feeling informed the hostility in the local population of
चकमा रिफ्यूजीज इन मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। सेम चकमा रिफ्यूजी याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा। ये कहाँ पे भाग के आए हैं चकमा रिफ्यूजी लोग? मिजोरम में आ गए और अरुणाचल प्रदेश में, है ना। यही समस्या हमको इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। Accommodation and national integration, regional aspiration, ranging from the demand of statehood and economic development, autonomy and separation, the period since 1980 accentuated these tensions and tested the capacity of democratic politics and accommodate the demand of diverse section of the society। अब देखो इस रीजनल एस्पिरेशन में इस वाले टॉपिक हमको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि लोगों की इच्छाएं अलग अलग है, डाइवर्सिटी अलग होने की। देखो डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है ना, उनका कल्चर अलग होगा, उनकी इकोनॉमी अलग होगी, उनका खान पान अलग होगा, उनका रहन सहन अलग होगा, उनके क्षेत्र अलग होंगे, उनकी टोपोग्राफी अलग होगी। इसकी वजह से लोगों की इच्छाएं भी अलग अलग है। साफ साफ शब्दों में समझ लो कि अंबानी की इच्छा कुछ और हो सकती है, हमारी इच्छा कुछ और हो सकती है। उसके लिए गोल देखो, जो जिस लेवल में है उसका गोल अलग अलग होता है। तो यही सारी चीजें बताई गई हैं। क्या लेसन मिलता है? रीजनल एस्पिरेशन वेरी मच पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब देखो सेम समस्या आप देखेंगे दुनिया में भी कई देशों में इस तरह की समस्या देखने को मिली है। स्पेन में भी ऐसी समस्या देखने को मिली थी। ये शायद आपके बुक में है कि नहीं है, हमको लग रहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ, है बुक में। तो चलिए देख लीजिए, स्पेन में भी आपको ऐसी समस्या देखने को मिली होगी कि देखिए स्पेन के बगल में एक बेल्जियम नाम का एक छोटा सा जो है देश है, यहाँ भी आपको ऐसी समस्या देखने को मिली होगी। न्यूरेमबर्ग आपको एक छोटा सा देश है, यहाँ पे देखिए कई तरह की जातियां हैं, नवाना है ना, लापोर्ती है, बेनोफोर्ना है, जुगरोना है, तो यहाँ भी देखने को मिला है। फिर आप अगर आप देखेंगे श्रीलंका में, तो श्रीलंका में भी यही समस्या थी, जो आप क्लास 9th में पढ़े 10th में पढ़े होंगे। श्रीलंका में ऊपर के जो जाफना वाला रीजन है, ये बात जो रेड कलर का जो जाफना वाला रीजन है, इस जाफना वाले रीजन में तमिल श्रीलंकन तमिल बहुत ज्यादा थे, है ना। और इस वाले रीजन में ओरिजिनल श्रीलंकन थे, यहाँ के लोग सिंहला बोलते थे, यहाँ के लोग तमिल बोलते थे। तो ये भी लोग आपस में अलग देश की मांग करने लगे थे। अब देखिए सबसे बेस्ट वे क्या है रीजनल एस्पिरेशन को दूर करने का, है ना। सबसे बेस्ट वे क्या है कि जो हमारे राज्य हैं वो आपस में इस तरह के विद्रोह न करें। सिचुएशन इन पंजाब, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर वैली ड्यूरिंग 80s वर बेस्ट हैंडल्ड थ्रू द नेगोशिएशन। भैया एक ही बेस्ट कारण है क्या? नेगोशिएशन। एक ही बेस्ट तरीका है नेगोशिएशन करके। हम युद्ध करके अपने राज्यों की समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे। अगर तमिलनाडु मुझसे रुष्ट है, अगर मेरा भाई मेरा पटीदार मुझसे रुष्ट है, तो हम क्या करते हैं? अगर आप बातचीत कर लेंगे, नेगोशिएशन कर लेंगे, तो चीजें आसानी से सही हो जाएंगी, जिस तरह हमने कश्मीर में किया, पंजाब में किया और नॉर्थ ईस्ट के राज्य। आप देखिए बार बार अकॉर्ड पे साइन हो रहा है, राजीव गांधी बार बार नेगोशिएशन कर रहे हैं। The best way to respond to regional aspiration is through democratic negotiation। और वो नेगोशिएशन कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए। उनको हमको सप्रेस नहीं करना है, उनके ऊपर हमें कोई लोड नहीं डालना है कि नहीं आपको करना पड़ेगा, नहीं, उनकी इच्छाओं को आप पूरा करिए। लोकतंत्र तो यही कहता है, डेमोक्रेसी क्या कहता है कि आप लोगों की इच्छाओं को पूरी करिए, नेगोशिएट करिए लोगों को। सिग्निफिकेंस क्या हुआ पावर शेयरिंग में? पावर शेयरिंग का सिग्निफिकेंस क्या है कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, अ ग्रुप एंड पार्टीज फ्रॉम द रीजन नीड टू बी गिवन शेयर। देखो हमें पावर भी शेयर करना चाहिए, जैसे कि पावर शेयरिंग का फेडरेशन का सिस्टम भारत में है ही। इन सभी समस्याओं को दूर करने का तरीका क्या है? पावर शेयरिंग। हम कुछ उनको विशेष शक्तियां दे दें, जैसे हमने कश्मीर को दिया, नॉर्थ ईस्टर्न के राज्यों को भी दिया। If the region are not given a share in the national level decision making, the feeling of injustice and alienation can be spread। अगर उनको नेशनल लेवल में पावर नहीं दिया जाएगा तो उनके लिए भी क्या होगी, कैसी फीलिंग उनके मन में आएगी? वो सोचेंगे हमारे साथ हमारे साथ क्या हुआ है? अन्याय हुआ है। चौथा, रीजनल इम्बैलेंस क्रिएटेड द प्रॉब्लम। जो इम्बैलेंस होता है, जो क्षेत्रों में इम्बैलेंस होता है, अब देखो ये क्या है, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस तरह की समस्याएं जो है इस तरह के आर्म इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। तो यही सारा है, पावर शेयरिंग अच्छे से ना हो, है ना, नेगोशिएशन, सरकार बार बार इनजस्टिस कर रही हो, दबाव दे रही हो। रीजनल इम्बैलेंस इन द इकोनॉमी। अब बताइए कहीं पे इकोनॉमी कुछ और है। अब आप देखिए असम के जैसे आएंगे तो आप बंगाल और
बिहार पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पड़ेगा। इन राज्यों में देखिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी है, रोड वगैरह कितने अच्छे हैं, वहीं पर उनके पास नहीं है। तो जब रीजनल इम्बैलेंस होता है, लोकसभा वगैरह जैसे जगहों पर इन लोगों की बातों को सुना नहीं जाता है, तब इस तरह की दिक्कतें हमको देखने को मिलती हैं। पांचवा पॉइंट, सक्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, है ना, कि दीज केसेस में अप्रिशिएट द far-sightedness of makers of the constitution in dealing with the question of diversity. The sixth schedule, most important बेटा underline कर लो, sixth schedule, है ना, of the constitution allow different tribes complete autonomy, preserving their practice and custody of and customary of law. हमारे जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे संविधान निर्माता इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि भारत के संविधान में डाइवर्सिटी अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्षेत्रीय डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे वहाँ जनजाति समूह के लोग भी रहा करते थे, और जनजाति समूह के लोग रहेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं वो हमारे तौर तरीकों से अलग होंगे। तो सिक्स्थ स्केड्यूल में, है ना, संविधान की 6ठी अनुसूची में उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिया गया है, क्या, कि वो अपने तौर तरीके से अपने लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार का एग्जाम्पल देकर कि वहाँ का मुखिया ही वहाँ के केस को सॉल्व कर लेता है, तो ये भी एक तरह का है। सिक्किम मर्जर अथवा सिक्किम को हम देखेंगे कि सिक्किम का विलय भारत में किस तरह हुआ, तो वो हम थोड़ा आप पीछे का रिवाइज करिए, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि सिक्किम पहले एक अलग देश था और किस तरह वो भारत में आकर मिल जाता है। चलिए यहाँ पे सिक्किम मर्जर, सिक्किम पहले क्या था, एक अलग देश था, किस तरह हम लोग सिक्किम को भारत में मिलाए, और सिक्किम को भारत में मिलाने के पीछे एक ही कारण था कि हम चाइना को काउंटर कर सके, है ना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिक्किम वाज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, है ना, काफी महत्वपूर्ण था हमारे लिए सिक्किम आजादी के बाद। व्हाइल इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज आल्सो नॉट अ फुली सोवरेन कंट्री। देखो सिक्किम एक इंडिया का हिस्सा नहीं था पहले, और न ही एक पूरा सोवरेन कंट्री था, चाइना का भी दबाव इसके ऊपर बनता जा रहा था, काफी बहस था इसको लेकर। सिक्किम डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशन वाज लुक्ड आफ्टर बाय इंडिया व्हाइल द पावर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद द चोग्यल सिक्किम मोनार्क। और पूरा का पूरा सिक्किम किसके अंडर में था, वहां के राजा जिसका नाम क्या था, चोग्याल राजा के अंडर में सिक्किम को देख रहे। चोग्याल वाज डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लेकिन वहां के लोगों ने वहां के राजा का विरोध करने लगे वहां के लोग, और वहां के लोगों की क्या इच्छा थी कि हमें एक लोकतांत्रिक देश चाहिए, है ना। एंड ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ सिक्किम पॉपुलेशन वाज नेपाली, सबसे ज्यादा सिक्किम के लोग क्या थे, नेपाली थे। बट चोग्याल वाज सीन एज परपेचुएटिंग द रोल ऑफ स्मॉल एलिट फ्रॉम माइनॉरिटी लेप्चा भूटिया कम्युनिटी। देखो अब सिक्किम जो है, सिक्किम की जो मैक्सिमम जनता क्या थी, नेपाली थी, पर वहां का राजा कहां से किस कम्युनिटी से आता था, लेप्चा भूटिया कम्युनिटी से आता था, जो भूटान के लोग, भूटान की एक छोटी सी कम्युनिटी है। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू सिक्किम असेंबली इन 1974, सिक्किम में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ, 1974 में हुआ, है ना। अब इसमें हुआ क्या, सिक्किम कांग्रेस वॉन इलेक्शन वांटेड इंटीग्रेशन विद इंडिया। सिक्किम की सरकार, सिक्किम कांग्रेस नाम की पार्टी जीत गई, और ये पार्टी क्या चाहती थी, भारत में मिल जाना चाहती थी। द असेंबली फर्स्ट सॉट स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट, देन इन अप्रैल 1975 पास्ड अ रिजोल्यूशन आस्किंग फॉर फुल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये लोग भारत में ज्वाइन हुए, और इन्होंने क्या, एसोसिएट स्टेट की तरह ज्वाइन हुए ये लोग भारत में। एसोसिएट स्टेट का मतलब कि जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरे साथ मुझसे पढ़ना चाहते हो कि नहीं, अगर ये जानने के लिए कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ खराब पढ़ाता हूँ, तुम जो 2-4 दिन मुझसे पढ़कर देखो, अच्छा लगे तब हमेशा पढ़ना। उसी तरह भैया एक काम करो, आओ पहले हमसे मिल जाओ, मजा आएगा तो हमेशा के लिए मिल जाना। अब जैसे ही मान लो कोई नया आता है ना, तो उनका बहुत अच्छे स्वागत किया जाता है। हमारे देश के नेता यही तो चाहते थे, इनको खूब मजा दिया जा रहा था, और जैसे ही मिल गए तो इनको दिखा दिया गया कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आप भारत के अभिन्न अंग हैं। अगर भारत से कोई राज्य भारत में दोबारा जुड़ जाता है तो वो चाह कर भी नहीं अलग हो सकता है। उनको अपना आर्टिकल 1-2 दिखा दिया गया, इनका दिमाग सही हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में रिजोल्यूशन पास किया गया और उसको फुल इंटीग्रेशन, पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया गया भारत में।
The Indian Parliament accepted this request immediately and Sikkim became 22nd state of the Indian Union. अभी तो 28 राज्य हैं, पर उस समय 21 राज्य थे, लेकिन जब सिक्किम को मिलाया गया तो 22 राज्य भारत के यूनियन में हो गए. Chogyal did not accept this merger and his supporter accused the government of India foul play and use of force. लेकिन वहां का जो राजा था चोग्याल इसको नहीं मानता था. अब नहीं मान के क्या करोगे? और जो चोग्याल के समर्थक थे वो कहते थे कि भारत सरकार ने गलत नीतियों का प्रयोग करके सिक्किम को अपने मिलाया है. Yet the merger enjoyed popular support and did not become divisive issue in the Sikkim politics. देखो, लेकिन जो अपनी इच्छा से मैक्सिमम लोग अपनी इच्छा से मिल गए थे भारत में, तो इन लोगों का सपोर्ट पूरी तरह भारत में रहा और सिक्किम में बहुत ज्यादा दिक्कत. अरे छोटा सा तो देश है, मच्छर जैसा, भारत से दिक्कत करता तो इसको भी दिमाग सही कर दिया जाता है ना. थोड़ा वहाँ के बहुत फेमस नेता है, उनके बारे में देखते हैं. खाजी, देखो इनका नाम ध्यान से पढ़ना, बड़ा खराब नाम है इनका नाम है खाजी हेंडुक. इसको हम हेंडुक पढ़ेंगे. खाजी हेंडुक दोरजी खांगसारपा. तो मैं इनको छोटा नाम देता हूँ खांगसारपा, है ना. आप पूरा नाम याद रखिएगा. ये क्या थे? डेमोक्रेसी मूवमेंट, है ना, जो मूवमेंट चल रहा था राजा के खिलाफ, उसके लीडर थे. फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजामंडल के ये फाउंडर भी थे. 1962 में इन्होंने सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और ये चुनाव जीत गए थे और इन्होंने ही भारत में विलय करने की इच्छा जाहिर की, रिजोल्यूशन पास किया. उनका नाम ये आपको याद रहे, खाजी हेंडुक दोरजी, है ना, और खांगसारपा. नाम इनका याद होना चाहिए आपको. इंटीग्रेशन के बाद सिक्किम कांग्रेस जो है भारत में मिला था. किसमें मिल गया? कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया. जो सिक्किम कांग्रेस था वो किसमें मर्ज हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया. अब हम देखेंगे गोवा. ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, ध्यान समझना. गोवा जो छोटा सा राज्य था, 1947 में भारत के सभी राज्य आजाद हो गए थे, पर गोवा आजाद नहीं हुआ था. गोवा की कहानी हम थोड़ा समझेंगे. गोवा क्या दिक्कत थी? ब्रिटिश भारत में कब छोड़ के चले गए? 1947 में. लेकिन गोवा पे किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का, पोर्चुगल का गोवा पे कब्जा था. गोवा पे भी और दीव और दमन पर भी. आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट ट्राइड वेरी पेशेंटली टू परसुएड द पोर्चुगीज गवर्नमेंट टू विड्रॉ. पहले तो भारत सरकार ने खूब प्यार से कहा कि आप भारत को छोड़कर चले जाइए. प्यार से. हमारे यहाँ भगवान राम जब समुद्र को पार कर रहे थे तो समुद्र से क्या कर रहे थे? हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि हमको रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए. 3 दिन तक, आई थिंक 3 दिन तक वो रास्ता मांगते रह गए. समुद्र और क्या हो रहा था? समुद्र और अपना उफान दिखा रहा था. फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ हमारा धनुष लेकर आओ. ये मानेगा नहीं, इसके ऊपर ब्रह्मोस चलाना पड़ेगा. भय बिन होत न प्रीत. और जैसे उन्होंने हथियार उठाया, त्राहिमाम करते हुए सामने आ गए. पुर्तगाल की सरकार बिल्कुल उसी समुद्र की तरह थी. हमारे यहाँ के राम उनसे निवेदन कर रहे थे छोड़ तो हमारा गोवा, ये नहीं मान रहे. तो लास्ट में क्या हुआ? इन दिसंबर 1961 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट आर्मी which liberated these terrorists after barely 2 days and action Goa Diu Daman became united. लो, हमारी वहाँ पे एयरफोर्स आर्मी पहुंची. वहाँ पे कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी भी हो रही थी. उनका हालत खराब कर दिया हमारी आर्मी ने. और पुर्तगाल को भी डर पैदा हो गया कि कहीं न कहीं भारत की सरकार क्या हो गई है? उग्र हो गई है. और गोवा को लोग छोड़ छाड़ के भाग गए. अब गोवा में देखिए एक पार्टी का एक और दिक्कत आती है क्या कि महाराष्ट्रवादी ये गोमा नाटक पार्टी ये वहां पे रहती है. इनका इच्छा क्या था? डिजाइन दैट गोवा एज मराठी स्पीकिंग एरिया शुड मर्ज विद द महाराष्ट्र. हाउएवर मेनी गोवंस वर कीन टू रिटेन अ सेपरेट गोवन आइडेंटिटी. अब देखो, इस पार्टी का मानना यह था कि गोवा में जो लोग मराठी बोल रहे हैं उनको महाराष्ट्र में ऐड कर. क्योंकि देखो गोवा का जहां बॉर्डर खत्म होता है वहीं से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है. तो जो लोग मराठी बोले वो मराठी में चले जाए. और मैक्सिमम जनता क्रिश्चियन थी क्योंकि पुर्तगाल का आधिपत्य वहां पे था. In January 1967, the central government held a special opinion poll in Goa asking people to decide they wanted to be part of Maharashtra or remain separate. अब भारत सरकार ने जनवरी 1967 में प्लेबिसाइड करा है. प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह. कि वहां की जनता से पूछा कि आप किस में रहना चाहते हैं? आप एक अलग राज्य की तरह रहना चाहते हैं या फिर आप महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं? मेजॉरिटी वोटेड इन द फेवर ऑफ रिमेनिंग आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र. कई सालों में क्या कहा कि हम क्या रहेंगे? महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगे, महाराष्ट्र से बाहर के रहेंगे. इसीलिए क्या कहा गया? गोवा को तो उस समय उस टाइम पे गोवा को क्या बनाया गया? एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया. लेकिन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया इंडियन यूनियन के द्वारा.
ये लीजिए, बाबू खुश हो गया, आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको अब बता देता हूं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, है ना, जो आगे मैं बताने जा रहा हूं आपको। इस चैप्टर का क्या नाम है? रीजनल, रीजनल, बोलो इस चैप्टर का नाम बताओ, रीजनल एस्पिरेशन। इस चैप्टर में बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू जम्मू एंड ये वाला टॉपिक आपका पूरा तैयार होना चाहिए। कहीं आप लोग नोट कर लीजिए किस तरह जम्मू कश्मीर में कहानियां हुई, राजा हरि सिंह एंड ऑल, किस तरह असाइनमेंट साइन हुए, कैसे कैसे विद्रोह हुए, किन किन देशों का प्रभाव था। ये आपका पहला टॉपिक हो गया। आपका दूसरा टॉपिक क्या है? पंजाब। पंजाब का पुराना नाम वगैरह सब आप लोग देख लीजिएगा, सभी नेताओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। तीसरा, पंजाब में मेन दिक्कत ये नदियों का जो विवाद था, ये देख लेंगे। फिर हम कहा जाएंगे? द्रविड़ इंडिया, दक्षिण भारत का जो केस है ना, यहाँ पे क्या समस्याएं चल रही थी, ये आप देख लेंगे। चौथा आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम, खासकर आसाम, अरुणाचल प्रदेश और किसको? मेघालय, है ना, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इसमें भी, है ना। ये आप लोग पूरा अच्छे से देख लेंगे। फिर आगे आप गोवा का केस। हाँ, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि जो आर्मी का अभियान गोवा में जो ऑपरेशन हुआ था आर्मी का, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ये आपका होमवर्क, उस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ये आप देखें, इतना चीजें आपके बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। और जितने भी आपको लीडर्स हैं, लीडर, देखो सिक्किम वाला केस तो आसान है। हाँ, ये जो भी अकॉर्ड साइन हुए हैं, सिक्किम का जो पार्टी है ना, वो कौन सा अकॉर्ड साइन की, कब भारत में मिला, है ना, ये सारी बातों को आप ध्यान देंगे तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे क्या? ज्योग्राफी। अगली क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।